अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से एक नए दिन का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर कुछ तुर्की और शाम से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज भी करना है बिकॉज इससे पहले आपको मालूम है एक बहुत 7.8 आई बिलीव 7.8 था राइट, बिल्कुल 7.8 था। उसने हिला के रख दिया था तुर्किया को और एक बार फिर तुर्किया और शाम जल्जले से लरज उठा है। मजीद कई इमारतें गिर गई हैं और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्किया के जनूबी इलाकों में मकामी वक्त के मुताबिक 8:04 पर जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि ये इलाके पहले ही आपको मालूम है कि 6 फरवरी को मुतासरा हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि तुर्की और शाम के सरहदी इलाकों में आने वाले जल्जले की जो शिद्दत है 6.4 और फिर जो दोबारा से एक जल्जला आया 5.8 रिकॉर्ड की गई है। तुर्की और शाम में जल्जले से जो अमवात हैं उनकी तादाद 47,000 से भी तजावुज कर गई हैं, जो अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं। और जो मलबे तले से निकाली गई 6 साला बच्ची को मां से मिलवाया गया है और साथ साथ नौमौलूद बच्ची भी, चूंकि रेस्क्यू का अमल जारी है, उस हवाले से बच्ची है 6 माह की, उसको निकाला गया, उसके मामू के हवाले किया गया है और 2 हफ्ते के बाद जी रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑब्वियसली आपको पता है कि 14वें रोज भी कई लोग जो है जिंदा मलबे से निकले हैं, लेकिन जो डेथ रेट है ऑब्वियसली वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी रेशो बढ़ती चली जाएगी और अनफॉर्चुनेटली अब फिर वहां पर दोबारा से जो कल भी एक जल्जला आया उससे पहले भी आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, जो तुर्की डिजास्टर अथॉरिटी है उसके मुताबिक जल्जले के दूसरे हफ्ते भी बहुत से सूबों में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको मुकम्मल किया गया है और अंताकिया में मलबे तले से निकाली गई 6 साला बच्ची को, जैसे कि हमने आपको बताया, बिलाखिर उसको अपनी माँ से मिलवा दिया गया। मेरे ख्याल में ये किसी मौजज़े से कम नहीं होगा और इन माँ के लिए ज़िंदगी का शायद इससे खूबसूरत और कोई लम्हा ना हो। इनकी पैदाइश से भी खूबसूरत लम्हा ये होगा शायद। खुशी से निहाल माँ अपनी खोई हुई जो बच्ची थी उसको गले लगाकर देर तक चूमती रही, बिकॉज उन्होंने तो सोचा होगा कि शायद ये अब दोबारा कभी ना मिले। मलबे से जिंदा निकाली जाने वाली ये जो नौमौलूद बच्ची है जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसको उसके मामू के हवाले किया गया। बच्ची के मामू का कहना था कि अपनी बहन की आखिरी निशानी को अपने बच्चों की तरह उसकी परवरिश करूंगा। दूसरी जानिब ये वाक़या हुआ और हताए में एक नर्सरी स्कूल था, यहाँ पे मलबे पर तमाम बच्चों की याद में गुब्बारे लगाए गए जो कि इस हौलनाक ज़ल्ज़ले में चल बसे और मुझे मुजफ्फराबाद का वो स्कूल याद आ गया और कई स्कूल जैसे जो पाकिस्तान में 2005 के ज़ल्ज़ले में ऐसे ही ज़मीं बोस हो गए थे और कई बच्चे नामो निशान भी नहीं मिला। और जहाँ पे उनके प्यारे, अब तक ऑब्वियसली आपकी पूरी जिंदगियां मुतासर हो जाती हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है अगर आपका कोई एक भी प्यारा इस दुनिया से चला जाए और अनफॉर्चुनेटली इस हालात में जानना डेफिनेटली कोई अच्छी खबर नहीं है। इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेस्क्यू टीम है वो भी वहाँ पे अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। उनसे भी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो हम आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते रहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात कर लेते हैं और पीएसएल का आपको पता है पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। बिल्कुल, इमरान ने पेशावर को सपोर्ट किया ऑलवेज। अब जब तक पेशावर खेल रहा है तो हम पेशावर के साथ है, कम से कम हमारी सपोर्ट। वी नो कि एक जज्बाती वाबस्तगी है, उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा टीम को नहीं पड़ेगा, टीम को खेलना ही पड़ेगा, लेकिन भाई हम सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। खैर, हाईलाइट्स कुछ मैच की आपको बता देते हैं, डिटेल्स एनालिसिस हम बाद में भी ले लेंगे। कराची में ये मैच खेला गया था, आपको मालूम है पेशावर ने टॉस जीता था और क्वेटा को बैटिंग की दावत दी थी, जो कि सही था। जेम्स नीशम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कराची में खेले गए मैच में जैसे कि हमने आपको बताया कि टॉस के बाद जो ओपनर थे क्वेटा के जैसन रॉय, जो कि पिछले मैच में आई गेस 0 पे आउट हो गए थे, आई रिमेंबर, और मार्टिन गप्टिल इंतहाई मुश्किल में दिखाई दिए। गप्टिल 12 गेंदों पर 16 रन बना सके, जैसन रॉयस ने 16 गेंदों पे 12 रन और इसी तरीके से 23 रन जैसन रॉय के थे। ये मैंने सही बोला ना? 23 रन 23 गेंदों पे 14 रन थे, ठीक है। सो जस्ट मिंगलिंग द फिगर। अच्छा, मोहम्मद नवाज 2 रन से आगे ना बढ़ सके, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ और क्वेटा के साथ ये हो रहा है मुसलसल। 37 रन पर 3 विकेटें गिरी। इसके बाद सरफराज अहमद और इफ्तिखार ने क्वेटा की जो बैटिंग लाइन है उनको संभाला। दोनों ने जो टीम का स्कोर था वो 111 तक पहुंचाया। स्मिथ ने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए और इफ्तिखार अहमद भी नॉट आउट रहे, 50 रन की इनिंग खेली। क्वेटा ने मजबूरी तौर पर 154 बनाए, जिससे फिर पेशावर ज़ल्मी ने बासानी तकरीबन 10 गेंदें आई थिंक बिल्कुल हदफ के ताक़ुब में मोहम्मद जो हारिस है और बाबर आजम में आते ही उन्होंने जी फैंटी लगाई है, फिर चौके छक्के मारे हैं। मोहम्मद हारिस ने 18 और बाबर आजम 19 रन बनाकर आउट हुए।
साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए चलते बने, और इसके अलावा केडमोर भी जो 9 रन के मेहमान साबित हुए 67 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद। ये कौन से जी प्लेयर मुझे नाम नहीं पता। बिल्कुल रोमन पावल की हम बात करें, है। जेम्स डीशम की बात करें, उन्होंने पेशावर को मुश्किल से निकाला व्हेन दे केम ऑन द स्क्रीन। ये बड़ा अच्छा है वैसे, जब हमारे अपने खिलाड़ी नहीं चल पाते तो कोई इंटरनेशनल प्लेयर परफॉर्म कर जाता है, लेकिन यूजुअली गेम्स जो है हमारे अपने खिलाड़ी लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त बात है। जो स्टार प्लेयर है, वैसे लास्ट मैच में गप्टिल की इनिंग को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने क्वेटा के लिए खेली थी, वो बहुत ही शानदार थी। और एक और भी हमें अपडेट पता लग रही है जी, मुझे नहीं पता थी, अभी मुझे पता चली है कि 2500 रन बाबर आजम बनाने वाले पीएसएल के अंदर पहले प्लेयर बन गए। ही इज अ टॉप स्कोरर सो फार बाय बाबर आजम जबरदस्त जी। चलें जी, और ये सारे सीजन नहीं खेले हुए, आई थिंक ये 2018 से खेलना शुरू हुए, आई थिंक सो, हाँ 2018 से कंफर्म करेंगे अभी हम इस पे। ठीक है, चलो अब प्रोग्राम में अपना तज्जिया हमने दे दिया, अब इसमें इन डिटेल कुछ ठीक होता है कुछ इसमें इन डिटेल तज्जिया, क्योंकि हम तज्जियाकार नहीं है लिहाजा हम पे जिम्मेदारी आयद नहीं हमने उतारा बड़ी नाजरीन। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, अब मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है इस पे भी हमने बात करनी है। नहीं, आप नहीं रह सकते, मैं तो फिर रह लूं, बड़ी खबर बताते हैं। चलें जी। खबर से याद है, आपको पता आज मैंने फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री किए हैं सुबह सुबह। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि बड़ी अच्छी टेक्निक है। अच्छा, फ्राइंग पैन तो नहीं, लेकिन अक्सर हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पतीला इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ये मुझे पता है। नहीं अच्छा, मैंने तो ऐसे फ्राइंग, मैंने बड़ी मुसीबतों उलझनों के बाद आपने किसी सियासी शख्सियत को सुनने के बाद किए या आपको पहले भी पता था? मैंने वो टोटका इतना सीरियसली लिया कि मैंने सोचा कि मैं भी फ्राइंग पैन से कपड़े। अच्छा, आपको छिपकली से तो डर नहीं ना लगता? नहीं, We got lots of topics in our politics other than the politics. Politics के अलावा सियासत में सब कुछ हो रहा है इस वक्त। जी जी। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दिलचस्प सूरत हाल की। कल इमरान खान साहब बड़ी घनगरज भी कह ही सकता हूँ मैं, बड़ा उनको जो ना लाया गया कोर्ट के अंदर। मैं आपको पूरा मंजरनामा बता देता हूँ इस वक्त। चलिए जी शुरू करें, क्योंकि बहुत 2 घंटे का मंजरनामा बताना पड़ेगा। बिल्कुल सियासी सूरत हाल बहरानों के साथ चल रही है और आईनी बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। सियासी जमातों का अपना अपना आइन है, अपना अपना कानून है। लगता है ऐसा है कि ना कोई रीत है ना कोई रिवायत है, और इखलाकियात का तो वैसे ही जनाजा निकल रहा है। अब जिस तरह की सियासत हो रही है, इदारों के हवाले से भी मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं। सियासतदान पार्लियामान में अपने सियासी फैसले करते हुए नाकाम नजर आते हैं, इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब एक दूसरे के खिलाफ फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मामला जो पार्लियामेंट के करने के हैं वो कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरखास्त में हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब की मंजूर कर ली। संजानी थाने के अंदर उन पर केस दर्ज था उसमें, जबकि दूसरे केस में जो हिफाजती ज़मानत की दरखास्त है उस पर इमरान खान के जो दस्तखत थे वो मुख्तलिफ थे। वो दरखास्त उन्होंने वापस ले ली, और खान साहब ने कहा कि ये मुझे नहीं पता था, मेरी मर्जी के बगैर ये दरखास्त दे दी गई। दूसरी जानिब से इमरान खान साहब ने मुबैयन ऑडियो लीक्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर उठा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जजेस को खत लिखा है और इस्तदा किया। खत तो बहुत जाते हैं, अरे हर एपिसोड में खत जा रहे हैं। और अक्टूबर में जी दायर आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। साथ साथ उन्होंने आला अदलिया से अपील की है कि फोन टेप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है, अदलिया इसका नोटिस ले। मगर पहले वो कह रहे थे ठीक है, मगर हुकूमत की जानिब से जी अदलिया पर पीटीआई की सहूलत कारी और खुसूसी राहत देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। सूबाई इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के निशाने पर है। सूबाई इलेक्शन की तारीख का मामले पर नया आईनी तनाज़ा देखने में आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत से इनकार के बाद सदर ने सूबाई इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि पार्टीज एक्ट 2017 के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए, और सदर का जो हिदायत पर अमल किया जाता है या नहीं, आज इस पर इलेक्शन कमीशन का जो है वो इजलास हो रहा है जिसमें यहाँ फैसला होगा। कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुख्तलिफ वज़रा ने, जिसमें नज़ीर तारड़ साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, उन्होंने कहा कि ये इख्तियार से तजावुज़ है, सदर का ओहदा अलामती है, ये हुकूमती वज़रा कह रहे हैं। और इस इक़दाम को मुस्तरद किया है सदर के, जो उन्होंने कहा। और कल तो सदर को कुछ बहुत अच्छे अल्फाज से याद भी नहीं किया। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी तमीज़ की बात नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली अब सियासत उधर ही चली गई है। सदर आरिफ अलवी को आईनी औकात याद दिलाई जा रही है और खबरदार किया कि वो ऐवान सदर को ब्लैक मेलिंग का अड्डा ना बनाएं। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस। हम ऐवान सदर के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेसेस, हम क्या अल्फाज यूज़ करें। हमारे साथ ब्यूरो चीफ और सीनियर साफ़ी आमिर इलियास राना साहब हैं, वो भी इन इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में एक अरसे से, जिसे कहते हैं ना, इस दश्त की खाद छान रहे हैं, तो ही नोज कि यहाँ पे क्या होता है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो वैसे आपको है जो आप इस्लामाबाद में
शहर इक़्तिदार में है, और दूसरा ये कि जो इस तरह की सूरत हाल चल रही है इस्लामाबाद में इस वक्त, तो उसकी हीट पूरे मुल्क के अंदर जा रही है। अगर मैं इस एक मंजर कशी करने को कहूँ और साथ ये भी कहूँ कि आप इस मामले को किस जानिब जाता देख रहे हैं, चाहे वो सदर का किरदार है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपको बताऊं कि मुझे 32वां साल है इस्लामाबाद में, और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। मेरे इस्लामाबाद आने से भी पहले पाकिस्तान की सियासत इसी गंद में मुब्तला रही, और जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया तब भी यही सिचुएशन थी। इसाक खान मरहूम और नवाज शरीफ की लड़ाई जारी थी, और फिर फारूक लगारी मरहूम, नवाज शरीफ, सजाद अली शाह मरहूम, इन सब लड़ाइयाँ जारी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और फारूक लगारी एक हुए थे। और जहां तक इख्तियारात के इस्तेमाल पे बात होती है, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी छोटे से फिक्रे से, कि उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने जब देखा, क्योंकि वो और सदर लगारी आपस में मिल चुके हुए थे एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को खत लिखा कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि आइन की फलां फलां शिक के तहत आप हमारे हुक्म के पाबंद हैं। तो उन्होंने उस हुक्म को उठा के वज़ारत दिफा को भेज दिया, और नतीजे में फारूक लगारी और सजाद अली शाह दोनों ही अपने अपने ऐवानों से चले गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थी चाहे वो ऐवान सदर था। कि जब आप आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह करना चाहें अपनी, कि मुझे ये शक्ल पसंद नहीं, मुझे ये बंदा पसंद नहीं, मुझे ये हुकूमत पसंद नहीं, तो फिर ऐसा ही होता है। अब आपने जो सदर अलवी साहब की बात की, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ कि सदर मुमलिकत के पास सिर्फ उस वक्त एक सवाबदीदी इख्तियार है कि कौमी असम्बली में वजीर आज़म का इलेक्शन हो और कोई पार्टी इख्तियार ये ना हो कि कोई वजीर आज़म बन सके, वो असम्बली को तोड़े तो वो अपनी निगरान हुकूमत खुद बना देंगे, इलेक्शन की डेट दे देंगे, जो भी करना चाहेंगे। लेकिन बाकी किसी इख्तियार में उनके पास ये नहीं है कि वो वजीर आज़म काबीना की मर्जी के बगैर कोई काम करे। 1972 में शरीफुद्दीन पीरजादा ने उस वक्त की कौमी असम्बली में तकरीर की थी, जब उनसे कहा गया कि आप लोगों ने तो वजीर आज़म को घंटा घर बना दिया कि तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कि ये इसलिए बनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है कि जो पीछे साजिशें चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे हैं और सदर के नाम पे होती रही हैं, तो निकालना चाहिए कि पार्लियामेंट को इख्तियार दे। पार्लियामेंट वजीर आज़म को देती है, और वजीर आज़म के नाम पे अब आपको पता है कि काबीना का हुक्म है सुप्रीम कोर्ट से कि हर फैसला काबीना करेगी। तो सदर मुमलिकत ने कैसे कर दिया? बिल्कुल एक गलत काम हो रहा है कि 90 दिन की तारीख नहीं आ रही। लेकिन राना साहब, इसमें क्या फिर सदर के लिए भी कोई क्या आइन कोई हद मुतय्यन नहीं करता? क्या बात है, सदर भी तो एक आइनी होता है, दो कि वो बहुत बड़ा वो सरबराह मुमलिकत हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कानून अपना रास्ता तो लेता है, अपना रास्ता तो बनाता है। और अगर ये रास्ता वाकई आइन और कानून बनाता है, चूंकि मुझे आइन और कानून के बारे में इतना इल्म नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो क्या सदर इस बात का एहसास नहीं कर रहे कि आइन अपना अगर रास्ता लेगा तो कल वो इसकी जद में आ सकते हैं ऐसे उनके फैसले जो कि आइन के खिलाफ हैं या मुतसादे में? जनरल मुशर्रफ का सबने देख लिया कि जब इक़्तिदार नहीं रहा तो क्या हुआ। आरिफ अलवी साहब पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, और इस हुकूमत की कमजोरी मौजूद है कि जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर और सदर और वजीर आज़म उस वक्त इमरान खान ने जब जो अदम एतमाद की तहरीक की थी उसको सबूताज किया आइन के खिलाफ, तो आइन टिकनी के मुर्तकिब करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने और असम्बली को बहाल किया। सदर मुमलिकत को ये पता है कि आज मैं सदर हूं, मैं जो मर्जी कर दूं। इसी तरह गवर्नेंस पे है तो उनको इस्तिस्ना है कि उनके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा और उनसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो काम उन्होंने किया, उनको इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक बात बताई। अब मैं आपको सवाल का जवाब भी साथ साथ दे रहा हूँ कि जब एक इख्तियार नहीं है आपके पास, आपका इख्तियार ये है कि आप मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, और आपकी मुशावरत है हुकूमत की इजाजत से मशरूत। आप खुद कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। देखें, 90 दिन में इलेक्शन कराना है, आप काम सदर वजीर आज़म को खत लिखें, आप वजीर आज़म को मुलाकात की दावत दें, आप चले जाएं, आप इमरान खान साहब के पास जा सकते हैं, आप वजीर आज़म के पास नहीं जा सकते, बल्कि अगर ये तो वजीर आज़म फौरन पहुंच जाते हैं इनके पास। वो तो 10 दफा इस हकदार को भेज चुके हुए हैं कि बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, अब हल क्या है कि गवर्नर ने बिल्कुल पंजाब वाले कहते हैं ना कि मैंने तोड़ी नहीं तो तारीख नहीं देता, तो गवर्नर एपी के ऊपर तो 90 दिन की हर सूरत में मौजूद है, या फिर वो अदलिया तय करेगी। लेकिन सदर साहब के ऊपर जो प्रेशर था, आप जहन में रखें कि परसों शेख रशीद ने कहा था तारीख या इस्तीफा दो, उससे पिछले हफ्ते ये मिल के आए थे, और ये बातें कल सुबह जब इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया तो पीटीआई की तरफ से एकदम आ गई थी कि एक बिल्टअप होना शुरू हो गया था, और सदर ने तारीख दे भी दी। अच्छा, अब मुद्दा है कि सदर का ये इख्तियार नहीं है। अब इख्तियार की फिर तशरीह सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस है।
मानना किसी ने है नहीं। फिर अब अदालत इसकी सारी तशरीह करेगी। अच्छा, आप चूंकि हमारे पास वक्त कम है जी, हम चाहेंगे जरा खान साहब के कल लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से भी बात कर ले। कल जो हमने टीवी स्क्रीन के ऊपर 2 घंटे देखा, खान साहब आ रहे हैं, हाँ मतलब वो जो गाड़ी में बैठे थे, मैंने सिर्फ उसको काउंट किया, हाँ वो वाले 2 घंटे मैंने देखा कि पहले जी अदालत बुला रही है, खान साहब जा नहीं सकते, अवाम का जुम्मे गफीर आ गया है वहां पे, फिर खान साहब के लिए व्हील चेयर आ रही है, व्हील चेयर पे भी नहीं गए, फिर वो पैदल गए, बिल आखिर चले गए। तो ये क्या हुआ कल, क्या आप इस पे अपना तज्जिया दें? देखें, ये प्लानिंग कई दिनों से जारी थी और कल टॉप ट्रेंड था कि हाई कोर्ट पहुंचो पीटीआई। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी सब लोग स्पॉन्टेनियसली आए और खुद ब खुद आ गए और पहुंच गए, सारा कुछ नहीं। एक प्लान था, वहां पे जमान पार्क में भी ड्यूटी है, लीडर के साथ लोग ड्यूटी लगाएं या कुछ करें, वो उसमें कोई शक नहीं कि वो लोग आते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट में सामने हुआ, सबने देखा पुलिस एक साइड पे होगी जब उनके लोगों ने उनकी अपनी गाड़ी खुद नहीं छोड़ी कि आगे नहीं एंटर होने देंगे। ये सारा स्टेज किया गया था कि हम दिखाएं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में मेरे साथ। जब आप पेश होने के लिए बहाने करते हैं, मुसलसल करते हैं, और फिर कोर्ट की भी अपनी साख कंप्रोमाइज हुई है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि ये किसी, जब बात होती है ना नवाज शरीफ को, जी उसको जमानत दे दीजिए, 80,000 कैदियों का क्या बनेगा, 10 लाख कैदियों का क्या बनेगा। भाई ये भी उसी तरह मुल्जिम है जैसे नवाज शरीफ को बुलाया जाता है, जैसे किसी भी आसिफ अली जरदारी को बुलाया जाता है। तो इन्होंने उससे ऊपर जाके कोशिश जरूर की है कि वो दिखाया जाए कि जी पता नहीं, देखें लोग पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन राणा साहब, तहरीक इंसाफ का वर्कर इस बात का क्रेडिट ले भी रहा है और इमरान खान को दे भी रहा है कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, और ये कानून की जिसे कहना चाहिए कि मानने की एक बेहतरीन दलील है कि वो कल जख्मी हालत में अदालत में पेश हुए। उनका वर्कर ये कह रहा है। देखें, उनके वर्कर और उनके जख्मी होने, उनके टांग में प्लास्टर लगा रहने पे मैं कोई तबसरा नहीं करता। ये उनका हक है कि वो जो चाहे कहें, लेकिन ये अदालत के बार बार तलब करने पे गए हैं। किसी कानून के एहतराम में जाते तो 5 दिन पहले जाते कि जैसे ही जमानत के लिए। अब देखें, इनके लिए ये भी रियायत हुई कि इनका वकालतनामा जाली दस्तखतों के साथ उनके वकील ने किया, जो रोजाना टीवी पे चढ़े हुए होते हैं। अगर कोई और वकील होता, हाई कोर्ट सबसे पहले उसका लाइसेंस सस्पेंड करती कि तुमने इमरान खान के जाली दस्तखत किए। ये काम पहले हामिद खान के साथ भी वो कर चुके हैं, जब इफ्तिखार चौधरी के जमाने में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरी बगैर पूछे मेरे वकील ने ये काम किया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है कि जो चीज सूट नहीं करती उससे पीछे हट जाओ, उससे हट जाओ। अभी आज हम जब बात कर रहे हैं तो तोशाखाना रेफरेंस में भी आज उन्होंने यही कहा है, जो 28 फरवरी की अपडेट पड़ गई है उसमें, कि भाई आप एक्सरे होना है 28 फरवरी को, उसके बाद हम आएंगे। लेकिन जज ने कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। अच्छा आमिर हसन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने वो बाद में फिर वापस ले जाता हूँ, आपकी जिंदगी के 32 साल और फिर सियासत और उतार चढ़ाव सारा कुछ, इस वक्त लगता है सियासत सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है, एक्टिव सिर्फ तहरीक इंसाफ है। अगर पीडीएम की कोई सियासत है थोड़ी बहुत, कोई बयानात की हद तक, तो उसकी वजह भी तहरीक इंसाफ ही है। अपने तौर पे दे हैव नथिंग टू सेल टू द पीपल, और कहीं उनकी सियासत का कोई अंग, कोई रंग, कम से कम मुझे तो बतौर एक तालिब इल्म सियासत के मुझे तो सर नजर नहीं आता। क्या पीडीएम कोई सियासत कर रही है? क्या पीडीएम इमरान के नैरेटिव को लेट डाउन करने के लिए कोई पॉलिसी है उनके पास, आपको नजर आ रही है सर बतौर सहाफी? देखें, बिल्कुल आपका तज्जिया अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इमरान जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो वो वहां के फंसे हैं। अगर ये इलेक्शन में चले जाते 9 अप्रैल को, गुज़श्ता साल जब वजीर आजम बने, तो इन सियासत बहुत बचती। ये रियासत बचाने के चक्कर में अपनी सियासत फंसा बैठे हैं। अब सिर्फ मरियम नवाज थोड़ी सी पब्लिक में दोबारा को मुनज़्ज़म कर रही हैं, सोशल मीडिया के लिए मुनज़्ज़म कर रही हैं, बाकी नैरेटिव वही है। लेकिन असल इशू यही है कि जब आप पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं कर रहे, अपनी जात के लिए कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आज वहां पहुंचा है जहां आप एकदम डीजल की कीमत कम की, पेट्रोल की कम की, IMF के साथ मुआहदे को तोड़ा, जिसकी गिरें और बजा तौर पे इनको निकालनी पड़ रही हैं, दांतों से भी निकालनी पड़ रही हैं, घुटने भी टेकने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इक्तदार को अच्छा समझा अपने लिए कि इसको कंटिन्यू कर लिया जाए। आज ये फंस गए क्योंकि डॉलर वाला भी काम बढ़ गया कि जी कीमत बढ़ रही है, हर चीज में फंस चुके हुए हैं। मसला यही है कि हमारा कोई सियासतदान इस मुल्क के लिए क्यों नहीं करता, इस आम आदमी के लिए नहीं करता, क्यों? सबके अपने अपने, जो इमरान खान मिसाल देते हैं ना कि इनके डॉलर बाहर हैं, इन सबके डॉलर बाहर हैं, किसी के लोकल नहीं है। इनकी जायदादें, इनके बच्चे सबके बाहर हैं, सिर्फ फंसे हुए हैं हम पाकिस्तानी, जिनका पैसा भी यही यहाँ रुपए में तनख्वाह लेते हैं। इन बड़े लोगों से बात की जाए तो ये डॉलर में मुआवजा करते हैं, अच्छा $1 से कम है, ठीक है कोई मसला।
हैं। यहाँ हमारे जिम्मे कायदे आजम का नोट लगाया हुआ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहने दी सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसके ऊपर कोई आने के लिए तैयार अच्छा अच्छा आमिर साहब, अब हम मेरे दो सवाल है, लेकिन पहला सवाल ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के हवाले से है। इंकशाफ उन्होंने किया जी कि मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, हो गया है, और इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से इनके इस बयान को बहुत बढ़ा चढ़ा के ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उसकी जीनत बना हुआ है ये आलमी मीडिया पे। और वजीर खारिजा जो है वजीर दिफा का दिफा करते हुए हमें भरपूर नजर आ रहे हैं। हुकूमत दावा कर रही थी जी कि हमने तो अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, पर ख्वाजा आसिफ को क्यों लग रहा है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, हुआ नहीं, होने वाला नहीं है? जी, मैंने भी वो बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू सुना है, देखा है, और बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने जिस तरीके से वजाहत की बात वही है कि एक्चुअली डिफॉल्ट किसको कहते हैं कि जब आपकी बात को कोई वैल्यू ही न दे, आपके वादे को माना ही ना जाए कि जी आप नहीं, आप तो वादा करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन ये काम किया किसने? इमरान खान ने। IMF के साथ मुआहदे का मतलब है पूरी दुनिया से मुआहदा कि आप इन शराइत पे आपको पैसे दे रहे हैं और आप ये काम ठीक करें। जब आप बतौर स्टेट एक राब्ता करते हैं, इमरान खान वहां पे बतौर इमरान खान नहीं, शौकत तरीन बतौर शौकत तरीन नहीं, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जाते हैं। ठीक है, आमिर भाई रोकना पड़ेगा आपको, अपडेट आ रही है। शेख रशीद अहमद इस वक्त मीडिया से इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं, आपको दिखा दूं। ये गाड़ियां पेट्रोल से नहीं चलती, ये किसी और चीज से चलती हैं। फिर बिल्कुल ठीक ऐलान किया अलवी ने, आईनी और कानूनी। सेकंड सवाल, मैं तो कुरान लेकर अदालत में जाऊंगा, मुझे सजाए मौत दे दी जाए या इनका फैसला करें कि ये बदनाम जमाना जो आप 12 पुलिस पाउडर बेचने वाला आशिक और ये इशफाक वड़ैच, इन्होंने मेरे घर डकैती की। मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, 1 दफा इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ। ये मुझे सलूट पेश करते रहे, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे। अगर जिसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे उसके घर डकैती कर सकते हैं, तो गरीब की झुग्गी को कौन बचाएगा इस मुल्क में? थैंक यू। शेख रशीद साहब बात कर रहे थे। आमिर यासन साहब वेलकम बैक। बिल्कुल अपना कमेंट आप कंप्लीट कीजिएगा, देन हम ब्रेक पे जाते हैं। वी हैव 30-40 सेकंड सर। आमिर साहब, सिंपल सी है कि यहाँ पाकिस्तान के लिए ही बात होनी चाहिए। जो आज डिफॉल्ट की बात ख्वाजा आसिफ ने की, एक्चुअली उस दिवालियापन पे की जो हम पूरी आलमी सतह पे अपने साथ कर चुके हैं। हमारी बात का एतबार नहीं रहा, इसीलिए हम मुश्किल में आ गए हैं। इसको निकालने के लिए पहले हमें अपने घर में एतबार बनाना होगा। यहाँ सदर अपनी मर्जी करता है कि मेरी पार्टी कह रही है तारीख, तो मैं तारीख दे देता हूँ। यहाँ वजीर आजम बैठता है कि नहीं, उसके यानी आपको पहले कॉन्फिडेंस अपने लोगों में बनाना होगा, फिर ही कोई आलमी दुनिया आप पे एतबार करेगी। थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राना, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे तज्जिया दे रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में बोली जाने वाली जितनी छोटी ज़बानें हैं, इनकी डाइवर्सिटी, इनकी बकास और सकाफ़त में इनका जो किरदार है, जो बुनियाद ये फराहम करती हैं किसी भी सकाफ़त को, उसके हवाले से आगाही फैलाना और इनकी अहमियत को उजागर करना है। पहली मरतबा नवंबर 1999 में ये दिन मनाया गया। सन 2000 से 21 फरवरी को हर साल मादरी ज़बान के इस दिन को मनाया जाता है, एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक ये कहती है कि दुनिया भर में तकरीबन 7000 ज़बानें या बोलियाँ बोली जाती हैं। एशिया में 2200 से ज़ायद ऐसी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं, और पाकिस्तान में 80 से ज़ायद ज़बानें सिर्फ पाकिस्तान में ये बोली जाती हैं, ये एक रिसर्च कहती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ ज़ुबानों पर तहकीक करने वाले अमरीकी इदारे के मुताबिक मुल्कों के हवाले से अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा यानी 112 ममालिक में बोली जाती है। इसके बाद 60 ममालिक में फ्रेंच, 57 कंट्रीज में अरबी बोली जाती है, जबकि 44 में स्पेनिश और जर्मन 44 ममालिक में बोली जाती है, जबकि उर्दू 23 और हिंदी के हवाले से भी बात करें तो 20 और पंजाबी 8 ममालिक में बोली जाती है। मादरी ज़बानों के हवाले से खतरात लाहक के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 28वें नंबर पे है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। अंजुम अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने खासा काम किया है इसके हवाले से, जो लम्स के शोबा बराए जो इस लम्स के ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ और सोशल साइंसेज और लॉ के डीन भी रह चुके हैं। और इनकी जो बुक है प्लेन ट्रुथ अबाउट प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान
लेटर टू पेरेंट्स इनकी बुक है, और इसके साथ साथ क्या खतरात लाहक हैं, किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इनको। अंजुम अल्ताफ साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मादरी ज़बान मनाई जाती है, इसका दिन जो मनाया जाता है हर साल, इस साल का हम थीम भी ज़रूर जानना चाहेंगे, और जो खतरात लाहक हैं उनकी बेसिक वजूहात क्या है। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया। चूंकि मेरा ताल्लुक तालीम से है, इसलिए मैं मादरी ज़बान या मकामी ज़बान जो है उसका तालीम से जो ताल्लुक है उस पे मैं अब बात करना चाहता हूँ। तो एक हकीकत से शुरू करता हूँ, और आप जब तक ये मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग इस सवाल पे सोचिए कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसने अपने बच्चों को गैर मुल्की ज़बान में तालीम दी हो और उस मुल्क ने तरक्की की हो। तो आखिर में आप मुझे ये सोच के इसका जवाब दे दीजिएगा। एक और हकीकत यह है कि जब अंग्रेज़ी बोलने वाले अमेरिका और कनाडा पहुंचे तो उन्होंने जो वहाँ के मकामी बाशिंदे थे उनको अपनी ज़बान में तालीम देने पर ममानियत कर दी और उनको अंग्रेजी में तालीम देना पर मजबूर किया। अब 300 साल के बाद वो सरकारी तौर पर उन लोगों से माफी मांग रहे हैं और उनको हर्जाना दे रहे हैं। तो अब ये सोचने का मकाम है कि अगर अंग्रेजी वाकई इतनी मुफीद है बच्चों के लिए, तो उनको ये माफी मांगना और हर्जाने देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। इसकी वजह ये है कि कई दिहाइयों की जो तहकीक है उसने ये साबित कर दिया है कि बच्चों को किसी भी ऐसी ज़बान में जिससे वो मानूस ना हो तालीम देना उनके लिए नुकसानदेह है, उनकी जहनी नशोनुमा के लिए मुज़िर है। और ये तहकीक अब इख्तिताम पे पहुंच चुकी है, इस पे अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये बात जो है ये किसी सरकारी अफसर से या सियासतदान से मत पूछिए, किसी भी माहिर तालीम से आप पूछिए तो वो आपको यही जवाब देगा कि अगर यहाँ पे एक सवाल ज़बान में बतौर आप चूंकि आप उस्ताद हैं, आप पढ़ाते भी हैं, तो मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, और वो सवाल ये है, जैसा कि आपने कहा कि मादरी ज़बान के अंदर जहाँ जहाँ पढ़ाया गया है, और इस वक्त तरक्का कौमों की हम अगर बात करें, जैसे चीन की एक मिसाल हम ले लेते हैं, तो यकीनी तौर पर ऐसी मिसालें हैं जो कि आपकी इस बात की दलील हैं कि ऐसा ही है। जब मादरी ज़बान को बतौर एक एजुकेशनल टूल इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फ़ायदा दीगर किसी ज़बान से ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया में कामयाबी के लिए तो ये दो ही रास्ते हैं, एक आपको इल्म होना चाहिए और दूसरा उस इल्म को कम्युनिकेट करना या उसका इजहार करना आपको आना चाहिए। तो जनाब, अगर हमने इल्म ले लिया अपनी मादरी ज़बान में, हमारे अपने बच्चों की हम या अपनी बात कर लें, तो उसका इजहार करना या उसे दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं लगता कि फिर हम पीछे रह जाएंगे? और ये मसला अब चीन जैसे ममालिक को दरपेश है और बाकायदा तौर पर अब वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, चूंकि उनको लगता है कि हम इस मामले में पीछे रह गए, और बड़ा स्कोप है उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उनकी नौकरियां, बड़ी महंगी नौकरियां उनको चीन में मिल रही हैं इस वक्त। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए भाई, बात यह है कि हम 70 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मगर हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। अगर अंग्रेजी से हमें आगे बढ़ना होता तो हम आगे बढ़ चुके होते। और चीन जो है वो, हिंदुस्तान और चीन एक ही उनकी आबादी है, चीन हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। तो मादरी जबान में पढ़ाने से ये आपको बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि अंग्रेजी हम नहीं पढ़ेंगे। मादरी जबान का तालीम से ताल्लुक ये है कि इब्तिदाई तालीम जो है पहले 5-6 साल, वो अगर आप किसी गैर जबान में पढ़ाएं तो उसका नुकसान होता है। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अंग्रेजी मत पढ़ें, अंग्रेजी जरूर पढ़िए, मगर एक चीज को आपको जहन में रखना चाहिए कि जबान पढ़ना और जबान में पढ़ना दो अलग अलग चीजें। ठीक है, आप अपने बच्चे को 3 साल की उम्र से मस्जिद में भेज दें कि तो भाई अरबी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप अरबी में हिसाब भी पढ़ें और तारीख भी पढ़ें और ज्योग्राफिया भी पढ़ें, तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, उस बच्चे को बहुत ठीक है। तो अगर ये अरबी आप समझ सकते हैं कि नुकसान होगा, तो अंग्रेजी में क्या खास बात है कि अगर वो बचपन से अंग्रेजी पढ़ेगा तो आपका ख्याल है कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख जाएगा। ठीक, वो
ये देखिए, ये यूरोप में बहुत से ममालिक हैं जहां बहुत सी जबानें बोली जाती हैं और हर मुल्क में कई कई जबान बोली जाती है। तो वहाँ पे ये 50 साल से तहकीक हो रही है कि किस जबान में तालीम देनी चाहिए, और उन्होंने इस तहकीक के बाद इस बात पे वो पहुंचे हैं, उन्होंने एक फार्मूला अडॉप्ट कर लिया, मदर टंग +2। पहले 5 साल मादरी जबान में, उसके बाद 3 साल आप उस मुल्क की जो कौमी जबान है, और उसके बाद भी वो बच्चे को इख्तियार देते हैं कि आप कौन सी गैर मुल्क की जबान सीखना चाहते हैं, मजबूर नहीं करते कि आप अंग्रेजी। अच्छा अंजुम साहब, जिस तरह से आपने खुद भी बात की, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम अपनी मादरी जबान की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे एक्सेल करने का या किसी को जज करने का क्राइटेरिया ही है कि इसको अंग्रेजी अच्छी आती है। इनफैक्ट हम जॉब्स के लिए भी, जब अच्छी जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया जाए तो वो आपकी स्पोकन और इन स्किल्स को देखते हैं। हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल से ही बच्चे के अंदर वो एक चीज़ डाली जाती है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए और यही मयार है आपके अच्छे आगे मुस्तकबिल का। सो पाकिस्तान में जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें मैं ज़रूर चाहूँगी आप अपनी बुक का रेफरेंस भी दें कि ये जो आपने बुक भी लिखी थी, प्लेन ट्रूथ अबाउट प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से आपने इस चीज़ को फोकस अगर इसमें किया है तो प्लीज़ हमारे देखने वालों को बताएं कि प्राइमरी एजुकेशन में जो मादरी ज़बान है उसका शामिल होना या उसमें बच्चों को पढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो। देखिए, ये तो तहकीक मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि साबित कर चुकी है कि किसी भी बच्चे को अगर आप ऐसी जबान में पढ़ाएंगे जिससे वो मानूस नहीं है तो उसको नुकसान होगा, वो उसके लिए मुज़िर है। और ये भी तहकीक ने साबित कर दिया है कि आप 5 साल तक एक जबान से आप मानूस होंगे तो फिर उस जबान को जरिया तालीम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इब्तिदाई तालीम अगर आप मादरी जबान में या ऐसी जबान में जिससे बच्चा मानूस हो उसमें देंगे तो वो बाद में अंग्रेजी भी बेहतर सीखेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नुक्ता तो हमने पहला जो मेरा था वो आपने बड़ी खूबसूरती से उसको बयान किया आपने कि किसी ज़बान को पढ़ना और किसी ज़बान में पढ़ना, इसमें बहुत फ़र्क है, और किसी ज़बान को पढ़ने में हर्ज नहीं है, उसमें पढ़ने में हर्ज है, ख़ासतौर पे अगर इब्तदाई तालीम की बात करें। अब थोड़ा सा जो हमारे यहाँ जो लिटरेचर या जो सिलेबस हमारे हैं जो दस्तयाब हैं उस पर अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, ख़ास तौर पे जब हम थोड़ा सा हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो हमें मालूम है कि ज़्यादातर जो रिसर्च वर्क है, जो पेपर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर दस्तयाब हैं। और इतना काम दो के काम हुआ है, लेकिन उस हद तक काम नहीं हुआ कि वो सारी चीज़ें हमें अपनी कौमी या मादरी ज़बान के अंदर दस्तयाब हों, और इसके लिए एक मुकम्मल लायामल चाहिए जिसके तहत हम अपनी तरवीज कर पाएँ कौमी और मादरी ज़बान दोनों की। तो इसके लिए क्या लायामल हो सकता है और क्या ये मुमकिन है कि हम अगर अपने तौर पे मादरी ज़बान का इंतखाब करें अपनी हायर एजुकेशन के लिए, और चाहे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो मुमकिन हो कि हम अपनी ज़बान में पढ़ सकें? देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी तारीख पे नज़र डालनी चाहिए। हिंदुस्तान, ब्रिटिश इंडिया में जब पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था 100 साल पहले रुड़की में, तो वहाँ इंजीनियरिंग की तालीम उर्दू में दी जाती थी। अच्छा। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 75 साल पहले पीएचडी भी मेडिसिन में, लॉ में उर्दू में हुआ करता था। तो ये सिर्फ हमारी कोताही है कि हमने जो है तर्जुमे का कोई इदारा नहीं बनाया, वरना ईरान में वो अपनी जबान में पूरी तालीम दे सकते हैं, तुर्की में दे सकते हैं, तो उर्दू में क्यों नहीं दे सकते? तो ये तो सिर्फ हमारी कोताही है, वरना इसमें जबान की कोई कमजोरी नहीं। बिल्कुल ठीक। अंजुम, आप बिल्कुल आखिर में 1 मिनट है हमारे पास, आप कुछ भी आज मादरी जबान के हवाले से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग आपको देख रहे हैं बतौर मुअल्लिम, आप कुछ भी कहना चाहें इस पे तो प्लीज। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि पहले 5 साल बच्चे को उस ज़बान में तालीम देनी चाहिए जिससे वो मानूस हो। अगर आप वो तालीम बच्चे को नहीं देंगे तो आप बच्चे पे जुल्म करेंगे और समाज में भी नाइंसाफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप गैर मुल्की ज़बान में तालीम देंगे तो सिर्फ वो लोग जिनके पास इतनी इस्तिताअत है कि वो ज़बान अच्छी सीख सकें वो आगे बढ़ेंगे, और बाकी जिनको ऐसे लोग अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं जिनको खुद अंग्रेज़ी नहीं आती वो पीछे रह जाएंगे। समाज में इंतशार बढ़ेगा, नाइंसाफ़ी बढ़ेगी और इससे
माशी तरक्की में भी नुकसान होगा। आप ये खुद पाकिस्तान में देख ही रहे हैं और इसको सिर्फ इस पे गौर करके समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अंजुम अल्ताफ साहब कि आपने हमें इस टॉपिक के ऊपर ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जिस खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी बात को एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली मादरी ज़बान को पहली इनिशियल स्टेज में बच्चों को पढ़ाना, उनके प्राइमरी एजुकेशन के अंदर उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और वही बात है कि जब तक बच्चा अपनी ज़बान से मानूस नहीं होगा, जिस ज़बान में वो पढ़ रहा है, तो वो आगे मज़ीद फ्यूचर में क्या करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अंजुम अल्ताफ साहब इस हवाले से बात कर रहे थे। जी, मादरी ज़बान का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और अपनी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्रेक वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा महंगाई की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा है महंगाई। कितनी है चले बताएं, आप बताएं भाई। पता नहीं, कुछ कहते ना, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। याद है आपको इस आकदार कौमी असम्बली में कहा करते थे कि दाल महंगी है तो मुर्गी खाओ, मगर हमें साथ दालें भी महंगी हैं। मुर्गी भी होती है पाकिस्तान में। मुर्गी का गोश्त बीफ के बराबर है। अच्छा, मुझे ना टेस्ट भूल गया, पता नहीं मुर्गी कैसे टेस्ट करती है। आप बाहर जाए, मार्केट में जाए, आपको पता लगे कि मुर्गी कैसे मिल रही है। जी, मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो। जी 650 रुपए। ये मैं उन जगहों को बता रही हूँ जो आप समझे आम पब्लिक जाती है। अगर आप थोड़े से महंगे स्टोर पे चले जाए तो आपको 700-740 के करीब, मतलब बीफ से भी महंगी ऑलमोस्ट, ये कहना बराबर अब हो चुकी है। जिंदा मुर्गी का भाव 510 रुपए फी किलो है। कराची के अंदर 800 रुपए तक भी, ऐसे अरना ने बताया। मुर्गी मुगरी कहना चाहिए अब इसको, अहमद शाह कहता है ना मुगरी, ये मुगरी हो गई। अब कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी दें, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बतौर शहरी हमें खुद मालूम है, बतौर सहाफ़ी हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ मुर्गी का जिक्र नहीं है, ये तमाम अशियाए ज़रूरिया का जिक्र है। तमाम जितनी भी अशियाए ख़ुरनोश हैं उन सब का ये जिक्र है और उन सब के ऊपर गरीब हाथ नहीं डाल पाता है। मैं आपको लिटरली बताऊं वर्मला, मैंने कई दफ़ा जब हम सब्जी लेने जाते हैं, मैं रेडियो की बात करूं, दुकानों की बात नहीं कर रहा, लोग एक कद्दू उठाते हैं या एक बैंगन उठाते हैं और पूछते हैं ये कितने का है। You're right. दिस इज द सिचुएशन राइट। अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद है अफजाल तालिब और काशिफ हुसैन, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर और कराची से। अफजाल तालिब से बात कर लेते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। अफजाल साहब बहुत शुक्रिया। मुर्गी का गोश्त अभी हम बात कर रहे थे कि जी पहुंच में तो किसी के भी नहीं है, बीफ और मुर्गी बराबर है, दालें भी महंगी है। तो आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और मुर्गी के अगर गोश्त की कीमत की बात की जाए तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज ही मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट जो है थोक मार्केट है, शादमान पोल्ट्री मार्केट में वहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ सूरत ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब तो बीफ की और कीमत जो है वो बल्कि बीफ की मसलन जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक जो है उस तकरीबन 650 रुपये की कीमत की मुकर्रर है। तो आज लाहौर रेट निकाला गया है पोल्ट्री एसोसिएशन ने और हुकूमत के साथ मिलकर, वो 650 रुपये थोक मार्केट में रेट मुकर्रर किया गया। और अगर हम इसी तरीके से ये बात करें कि यहाँ से परचून मार्केट की तरफ जो जाएगा तो तकरीबन 750 रुपये में किलो में जो गोश्त फरोख्त किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है खासी न सिर्फ खरीदार परेशान है, दुकानदारों की यही सूरत हाल है कि दुकानदार भी खासी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि तमाम अशिया की चीज़ें अशिया महंगी होने की वजह से मुर्गी रेट भी महंगा हो गया। इसकी क्या वजह है? ये तो ज़िबाशुदा मुर्गी, इनको तो पर भी नहीं लग सकते, वजह क्या है? क्यों प्राइस इतनी हाई है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इनको पर तो इनको ही लगे, लेकिन लोगों के होश उड़ गए हैं कीमतें सुन के ना, तो इसलिए लोग तो बेचारे जो है जमीन पे गिर पड़े। एक्चुअली ये सूरत ये है, उनका ये कहना है कि चूंकि इसी फीड पहले बाहर से आया करती थी, अच्छा। तो हुकूमत की तरफ से जो है फीड बाहर से इम्पोर्ट पे जो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो फीड तैयार नहीं हो रही। तो इसकी वजह से उनका कहना है काशिफ है हमारे साथ। बिल्कुल काशिफ, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, अफजाल मैं आपकी तो दोबारा आऊंगा। काशिफ, ये जो बात अफजाल साहब बता रहे हैं, क्या कराची में भी यही सूरत हाल है? नंबर 1, नंबर 2, बाज़ औक़ात कीमतें फीड की सूरत में बैकएंड से इतनी नहीं बढ़ती, दुकानदार खुद से इजाफा कर देते हैं और उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता मकामी इंतजामिया का। क्या कराची में ऐसा तो नहीं हो रहा मुर्गी के केस में? जी बिल्कुल, आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। एक तो तकनीकी तौर पर जो फीड का बहरान था वो अभी भी बरकरार है, अगरचे के फीड मिलों को इम्पोर्टेड सोयाबीन की सप्लाई बहाल हो चुकी, लेकिन क्योंकि उनका एक साइकिल था जो ब्रेक हो गया था और उसी दौरान हमारे साथ ये हुआ कि 2 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए। उन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट में आया। और आपकी दूसरी बात ज़्यादा बेहतर और मौजूद है कि सिंध हुकूमत का कोई प्राइस कंट्रोल का मेकैनिज्म ही नहीं है। अच्छा। सरकारी जो प्राइस लिस्ट होती है वो यहाँ पूरे कराची में किसी मुर्गी की दुकान पर ना वो प्राइस लिस्ट दस्तियाब होती है और ना उस कीमतों के तयन का ऐसा हकीकी मेकैनिज्म है जिसमें इन तमाम वेरिएबल्स और कंपोनेंट्स को सामने रख के एक ऐसी कीमत मुकर्रर की जाए जिसके
उसके ऊपर खुद दुकानदार के लिए भी अमल दरामद मुमकिन हो। तो यही वजह है कि जब मार्केट में हम आते हैं तो रोज़ाना की बुनियादों पर उतार चढ़ाव देखा जाता है। यकीनन रोज़ाना की बुनियादों पर ना पेट्रोल महंगा हो रहा है और ना ही फीड की कीमतों में असर आ रहा है, लेकिन इस वक्त कराची के बाज़ारों में 700 से लेकर 750 रुपये तक मुर्गी बिक रही है। एक हफ्ते कबल तक ये 800 रुपये भी बिक रही थी। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो मुर्गी के मुकाबले में गाय और बछिया का गोश्त है वो लोगों को सस्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुर्गी की खपत यानी कम होता है, ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से इस वक्त ये होलसेल मार्केट है। मुर्गी की कमोबेश यहाँ पर 40 से 50 दुकानें हैं। आधी दुकानें यहाँ पे बंद पड़ी हैं, जो दुकानें खुली हैं बहुत ही मुश्किल 1 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं। कोई ग्राहक नहीं आ रहा और सिर्फ वो कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं। इस सूरत हाल से ना सिर्फ ग्राहक बल्कि मुर्गी का कारोबार करने वाले भी परेशान हैं। ये सप्लाई का जो मैकेनिज्म है सप्लाई का वो भी मुतासिर है और प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है सिंध हुकूमत का वो भी इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से काशिफ आप हमारे साथ ही रहिएगा, ज्यादा हो रहे हैं। अफजाल आप भी बताइएगा अवामी रिएक्शन क्या है प्राइस कंट्रोल के हवाले से, जैसे काशिफ ने भी मेंशन किया, क्या सूरत हाल है, पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? अब क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं तो सही, क्या वो इतनी फाल हैं कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम करें? देखिए जी, नई सतह पे रिशियो राफिया हैदर यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे चूँकि प्राइस कंट्रोल मुर्गी का रेट के हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो रेट मुकर्रर करती है। अभी मैं चूँकि थोक मार्केट में मौजूद हूँ तो बाहर जिंदा मुर्गी जो है वो 450 रुपये किलो है आज उसका वो बिका है, लेकिन वो चूँकि इसके जब ज़िबा करके गोश्त में एक शक्ल में तकसीम किया जाता है तो वो तकरीबन 650 रुपये 200 रुपये ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुआ है इसका रेट गोश्त के हवाले से। तो यहाँ से जो थोक मार्केट से बंदा परचून रेट जो लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द जितनी भी आबादी हैं या मजाफात हैं या लाहौर शहर के दीगर इलाके हैं उन पर ले जाने के किराया जो कोई चार्जेज है उसकी वजह से ये तकरीबन 750 रुपये में किलो में साफ़ी फरोख्त हो जाता है। तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की तरफ से DCO लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तकरीबन जिनकी तादाद 80 के करीब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं और तकरीबन 5 जो है असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ तैनात हैं। तो उनकी टीमें तो तश्कील दी गई हैं, लेकिन लाहौर इतना इस कदर बड़ा है कि इसका हुजम कि ये जो तकरीबन 85 के करीब, लेकिन फिर भी चलें यहाँ पे अफजाल टीम्स तो है ना हमारे, आप एक साफी हैं और आपको पता तो है ना कि यहाँ पे कोई मैकेनिज्म है। अब उन मैकेनिज्म वालों को हम यहाँ से मैसेज दे सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को कि थोड़ा सा मुतहर्रिक हों और थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल करें। आप कर सकते हैं सभी शहरों के अंदर। तो काशिफ कोई हुकूमत से रब्ता हुआ, किसी हुकूमत ज़राए से आखिरी 30 सेकंड में हमें बताइएगा, कोई मौक़िफ़ सामने आया है अवामी कंसर्न पे? जी देखिए वही बात है कि कराची इतना बड़ा है कि जो कमिश्नरी निज़ाम है या इंतज़ामिया उसके लिए पूरे कराची को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। यही शहरी इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल भी करती है, अमन अमान की सूरत हाल को भी देखती है। पोलियो की खतरों की मुहिम होती है या किसी किस्म की हिफाजती टीकों की, उसमें भी इंतज़ामिया इन्वॉल्व होती है। तो उनके पास ये एक्सक्यूज़ है कि भाई हमारे पास काम ज़्यादा है। काशिफ भाई टाइम हमारा खत्म हो गया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। अलसुब आपने हमें मुगरी की कीमतों के बारे में बताया। मुर्गी पहले होती थी, अभी अब ये मुगरी होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन के लिए। जी आपने सुना जी मुर्गी की कीमतें किस तरह ज्यादा है। मकामी इंतजामिया को मुतहरिक होना चाहिए, हुकूमत को बहरहाल अपनी इंटरफेरेंस दिखानी चाहिए। कहाँ है हुकूमत? आप सिर्फ हवा खाएं। अब ब्रेक ले लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक बासलाहियत फोटोग्राफर से करवाते हैं। अभी फोटोग्राफी एक ऐसा शौक है जिसमें क्रिएटिविटी तो इन्वॉल्व है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की फैशन मार्केट की बात करते हैं तो कुछ नए ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि न सिर्फ इस काम को कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। सो तलहा के बारे में हमने सोचा ज़रा जाने, एक इमर्जिंग फोटोग्राफर हैं, कैसी इनकी लाइफ है और कैसा काम कर रहे हैं। फैशन और फन में आज तलहा से मुलाकात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान नासिर और आज मैं आपको एक ऐसे जाने माने फोटोग्राफर से मिलवाऊंगी जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना बहुत नाम बनाया है। मैं बात करिए मोहम्मद तलहा भट्टी की। आज हम उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर? मुझे इस फील्ड के अंदर थोड़ा फैशन के अंदर मुझे 4 साल हो गए और इससे पहले मैं वेडिंग कर रहा होता था। फिर उससे पीछे मैं अपने दोस्तों की, यारों की फ़ोटोज़ खींचना, अगर स्कूल में है दोस्त वगैरह तो उनको साथ ले लिया, फ़ोटोज़ खींचने चले गए। हमने इस तरह से काम किए हुए हैं। तो वो करते करते फैमिली भी ज़रूरी होती है। फैमिली को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट रहा ज़िंदगी में फैमिली को समझाना, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ।
जिनको इस चीज़ों के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे ही नॉलेज इस तरह से नहीं है क्योंकि मेरा बैक पैड एरिया है ना, वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे कुछ ऐसी फोटोग्राफी के बारे में कोई लोग नहीं जानता। अभी भी मुझसे कि पूछे ना मेरे गाँव में, यहाँ मैं जहाँ होता था, वहाँ मुझसे कि पूछे कि यार आप क्या काम करते हो, तो मैं उसको कह देता हूँ कि यार मैं कंप्यूटर वगैरह का काम करता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ऑब्वियसली आप उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। समझाना मुश्किल काम है। मैं एक जगह और मूव हुआ, मैं उनका नाम इसलिए लाजमी लूँगा क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हमजा पांडे इज़ अ वेरी फेमस फैशन फोटोग्राफर। हाँ जी, मैंने सुना हुआ हमजा पांडे का। Exactly. तो मैंने उनको असिस्ट किया। जब मैं उनके पास आया, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे लगा मैं नहीं लूँ। मैं ना बड़ी वेडिंग में उल्टी सीधी तस्वीरें खींचता था। उल्टी सीधी मीन्स के जिस तरह से फैशन में लोग तस्वीरें खींचते हैं, मेरे ख्याल से थ्रू वो वेडिंग में नहीं चलता, क्योंकि वेडिंग में और फैशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये चीज़ मुझे फैशन में आगे पता लगी, किस तरह से कैमरे को देखना है, कैमरे की आँख से किस तरह से तस्वीरें खींचनी हैं, लाइट बनाने की सेंस, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे बड़ी सिखाई। 4 साल या 3.5 साल का अर्सा मैंने हमजा भाई के साथ गुजारा। अच्छा, ये तो हो गया आपका हमजा पांडे के साथ एक्सपीरियंस, लेकिन अब आप माशाल्लाह से इंडिपेंडेंटली खुद काम करते हैं और आपकी एक टीम भी है, तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, आप किस तरह से सारा कुछ मैनेज करते हैं उनके साथ? मेरे पास 4 से 5 बच्चे होते हैं जो एडिट पोस्ट भी कर रहे होते हैं, जो मुझे असिस्ट भी कर रहे होते हैं, जो मैनेज भी कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ DOP ऑन बोर्ड होते हैं, हमारे साथ आर्ट डायरेक्टर ऑन बोर्ड होते हैं। तो हमने इस तरह से टीम बिल्ड की हुई है, हम बना के चल रहे हैं। अच्छा, तो आपने नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया हुआ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ? इंटरनेशनल ब्रांड के साथ एक काम करने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया। वो चीज़ बहुत अपनी प्री वर्क पे लेके जा रहे होते हैं, प्री वर्क प्री प्लान कर रहे होते हैं कि एक्चुअली उनको शूट चाहिए किस तरह से है। तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। इंटरनेशनल ब्रांड में एक ब्रांड आएगा आपका पॉपलिन, मैं उसको बड़ा इंटरनेशनल समझता हूँ, थ्रू आउट वेस्टर्न में। उसमें मेरे साथ एक मॉडल थी सहर ने मेरे साथ बड़ा काम किया और हमने बड़ा अच्छा काम किया मिलकर। हमेशा कपड़े को देखते हुए शूट निकाला है कि कपड़ा किस चीज़ में खूबसूरत दिखेगा। तो आप मेरी प्रोफाइल पे भी अगर लोग जा रहे होंगे तो आपको वहाँ पे कपड़े की खूबसूरती दिख रही होगी, नॉट एज कि मैं मॉडल खूबसूरत दिखा रहा हूँ। मॉडल अपनी खूबसूरती खुद साथ लेके आती है, ऐसे ही है बिल्कुल। और मॉडल्स को कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। मॉडल ही होती है, उसने अपना काम करना होता है, फोटोग्राफर ने अपना काम करना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे शूट शुरू हो चुका है, तो चले तलहा से बातें करते हैं। जी। अच्छा, तो तलहा, अब मेरे हाथ में फ़ोन होता है, ठीक है, और मैं अपने आप को फोटोग्राफर कंसीडर करती हूँ, मैं अपनी हर दोस्त की फोटोज खींचती हूँ, वो भी मुझे फोटोग्राफर कंसीडर करते हैं। Exactly. तो अब हम दोनों में क्या फ़र्क है? हम दोनों में फ़र्क इस तरह से है कि एस्थेटिक सेंस जो आपकी होगी वो मेरी नहीं होगी, जो मेरी होगी वो आपकी नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा डिफरेंशिएट जो मुझे लगता है ना, वो एस्थेटिक सेंस है कि एक फ्रेम को देखना मोबाइल के थ्रू और कैमरे के थ्रू, आई गेस ये भी डिफरेंशिएट है। अच्छा, तो आप इंडोर और आउटडोर शूट में से कौन सा शूट प्रेफर करते हो आप? आई लव आउटडोर शूट्स बिकॉज़ नेचुरल लाइट की एक अपनी बात होती है, उसको कैप्चर करना। व्हेन यू टॉक अबाउट हाई फैशन शूट्स और एडिटोरियल शूट्स, तो इसमें भी मैं इंडोर प्रेफर करता हूँ, बट जब मैं नेचुरल लाइट पे बात करूँ तो इस पर कमर्शियल शूट्स ज़्यादा। और फिर एक आउटडोर में ना आप ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ज़्यादा आउटडोर में आपको एक वाइब मिल जाती है, आप वाइब बना भी लेते हैं। इंडोर में भी आपको वाइब मिल जाती है, वाइब बना लेते हैं, बट दोनों में लाइट का ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि हम तो इंसान है ना, तो इंसान में फ्लॉज होते हैं, मॉडल्स में भी फ्लॉज होते हैं, तो आप किस तरह से कवर करते हैं वो? जैसे अगर कोई हाइट छोटी है और क्लाइंट कह रहा है कि हाइट लंबी दिखानी है, तो आप उसको कैसे किस एंगल से लेते हैं तो उसकी हाइट लंबी आ जाती है? जब मॉडल की बात करूँ, अगर मैं मॉडल छोटी मिल रही हो तो फिर मैं लो एंगल पे फोटोग्राफी करता हूँ। लो एंगल फॉर एग्जांपल वो कैट आई होती है, आपने देखा होगा अक्सर बिल्ली अगर वो ज़मीन पे चल रही है तो जो बिल्ली की आंख होती है उस एंगल से आपको कैप्चर करनी पड़ती है चीज़। तो मैं अपनी मॉडल की सेंस में इस तरह से कहूँगा, हाइट छोटी है तो मैं कैट पे जाता हूँ, मैं लो एंगल से फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ, तो उससे आपकी हाइट भी लंबी लगती है। एग्जैक्टली, वो लंबी लगती है मॉडल। अच्छा, तो मैंने अभी देखा आप शूट कर रहे हैं, तो मुझे जरा दिखाएं आप कैसे कर रहे हैं? या श्योर, कोई टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब शूट करें, अभी हम लो एंगल शूट कर रहे हैं और अभी हम 35 mm पे शूट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी मॉडल की हाइट भी छोटी है और हमने अपना सिनेरियो इस तरह से क्रिएट किया हुआ कि हमें उसे खूबसूरत भी दिखाना, और मॉडल का ड्रेस भी ऐसा है कि वो अच्छा लगे। तो आप इसको कैप्चर करके दिखाएं अपनी ऑडियंस को। मैं करके दिखाऊं? या ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अब कैमरा मेरे हाथ में है और उस्ताद मेरे साथ खड़े हुए हैं और मैं फोटोज लेके देखती हूँ कैसी आती है। या श्योर। अच्छा, अभी आप इस पे लो एंगल पे जाएंगे, थोड़ा और नीचे लेके कैमरा। अच्छा, अभी आपने ये कैरेक्टर खड़ा किया हुआ है, तो इमेजिन करना आपने कि आपके फेस पे कोई लाइट का शेडो ना आ रहा हो। ठीक है। अभी उसके फेस पे कोई लाइट का शेडो नहीं है। इफ यू वांट कि अगर आपको शेडो चाहिए उसके अंदर, डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपने किस तरह की तस्वीर खींचनी है। अमूमन ये होता है कि यहाँ तो आपकी रेफरेंस लेके आते हैं तो आप उस तरह की लाइट बना रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो मुझे शेडो नहीं चाहिए, तो अभी परफेक्ट है ना इसके लिए? एग्जैक्टली, अभी आप परफेक्ट कह रहे हैं काम।
हाँ ये बेटर है, क्वाइट फाइन। थैंक यू। अच्छा फोटोज तो बहुत अच्छी आई हैं, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आपने कुछ सीखा? उसी को साझा। हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। लो एंगल से लोगे तो मॉडल लंबी लगेगी, उससे कपड़े अच्छे लगेंगे, तो मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू। वेलकम बैक। तो अच्छा इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स की बात हमने कहा था कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में करेंगे, जब थोड़ा सा फेड आउट होने लगता है ना टॉपिक, हम दोबारा उसकी तरफ वापस आ जाते हैं। पीएसएल इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट है। अमला हसन कल छोटी सी बात करके दिन की तरफ जाएंगे कि कल जब ये सारी सियासत का ड्रामा चल रहा था ना, एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह था पीएसएल, और चैनल स्विच करके आप रिलैक्स हो जाते हैं कि कहीं कुछ अच्छा पॉजिटिव भी हो रहा है। पीएसएल 8 जारी है। कल जबरदस्त मैच हुआ। पेशावर ज़ल्मी माय फेवरेट टीम है, वन द मैच। और इस दफ़ा क्वालिटी है कि पाकिस्तान के कौमी कप्तान बाबर आजम साहब, जिनके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं, वो कप्तान हैं इस टीम के, और साथ उनका मुकाबला क्वेटा से था। क्वेटा कुडंट डू वेल, लेकिन आज का मैच है जी लाहौर और क्वेटा। इस पे भी बात करेंगे, कल के मैच पे भी तज्जिया लेंगे। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल माजिद, थैंक यू वेरी मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आफ्टर मेनी डेज है ना, सो मेनी डेज। It's a good morning. अच्छा है। अच्छा लग रहा है पीएसएल क्योंकि मैचेस अच्छे हो रहे हैं ना, थोड़े नेम लास्ट ओवर्स तक जा रहे हैं। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी चल रही है? आई होप नॉट किंग्स। यार कराची की तो मैंने पहले सीजन के बाद ही उनको जो है ना डिसोन कर दिया था। डिसोन कर दिया था। ठीक है। अब ये कि आई बिलीव मुल्तान वुड बी माय फेवरेट टीम। The kind of consistency they're showing, पिछले 2 साल से लगातार फाइनल खेल रहे हैं, जब और बिल्कुल नई टीम है, मतलब बाकी से कंपेयर करें तो इट्स अ न्यू टीम, लेकिन उनकी मैनेजमेंट, जिस तरह की उनकी टीम सिलेक्शन होती है, जिस तरह से वो स्क्वाड बनाते हैं, एंड देन दे ब्रॉट इन मोहम्मद रिजवान, उसके थ्रू उसके अंडर एक उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया कि भाई ये टीम होगी। इस दफा भी आप देखें उन्होंने लास्ट ईयर की जो कोर थी उनकी वो सेम रखी, और होपफुली दे विल मेक इट टू द प्लेऑफ्स। अभी भी टॉप पे हैं। सबसे बेस्ट तो रिजवान की वो स्प्रिंट है, जो वो हर छक्का लगने के बाद बॉलर की तरफ मार के जाते हैं ना। खैर रिजवान की अच्छी बात ये है, देखें बाबर और रिजवान में आई वुड स्टिल से पाकिस्तान नेशनल टीम तक बाबर इज अ बेटर कैप्टन, बट इन पीएसएल रिजवान अंडरस्टैंड्स द गेम मोर देन बाबर। पीएसएल की हद तक इन द नेशनल टीम बाबर इज अ बेटर कैप्टन। तो मुल्तान है वो हमें हमेशा, आपको देखिएगा, ये आप अगले 3-4 साल के लिए भी मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कहीं पे सेव कर लें, कि दे विल बी द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। और जो क्वेटा का लेकिन फिर हाल हुआ ना कि क्वेटा ने कुछ अपनी कोताहियों की वजह से कुछ अपने दोस्तियां यारियां जो है ना वो टीम में आनी शुरू कर दिया। उमर अकमल का क्रिकेट से भी कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये आपने बहुत डायरेक्ट अटैक किया। नहीं, इस बात पे मेरी तरफ से मैं आपको एक बर्गर खिलाऊंगा, ये आपने मेरे दिल की बात कर दी। दैट्स राइट। क्रिकेट एंथुसियास्ट में थोड़ा तो है। जी प्लीज। उमर अकमल को खिलाए जा रहे हैं, तो इस तरह पे टीम्स नहीं चलती। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरह लेके चलना पड़ेगा। वो अभी तक उसको उमर एसोसिएट्स की तरह लेके चल रहा है। अगर माजिद मैं आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और ये शायद थोड़ा सा मसला कराची किंग्स के साथ भी है कि ज्यादा फोकस उन टैक्स स्पॉन्सर टैक्स के ऊपर है और गेम के ऊपर थोड़ा सा, और एक अकेला कप्तान उनका पूरी जान लड़ा रहा है, और वो भी उस बेचारे ने अपने आप को मनवाना है। माद ने ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि उसकी टीम आगे निकले, एंड देन शोएब 2 प्लेयर्स हैं। अच्छा, क्या ये टूर्नामेंट जो है ये बॉलर से बिलोंग कर रहा है आपके ख्याल में, या बैटर से बिलोंग कर रहा है? बिकॉज टॉप ऑर्डर बैटिंग अब बड़ी एक मिक्स किस्म की सूरत हाल है। क्वेटा टॉप ऑर्डर बैटिंग उसकी मुसलसल नाकाम भी होती है, लेकिन मैच निकाल लेता है। लेकिन दूसरी जानिब 2 बेहतरीन बॉलर्स क्वेटा के अंदर है, 2 बेहतरीन बॉलर्स लाहौर के अंदर है, लेकिन लाहौर फिर भी हार जाती है इतने बड़े मार्जिन से कराची किंग्स से। तो किससे बिलोंग करता है ये टूर्नामेंट एक्चुअली आपके ख्याल में? द ब्यूटी ऑफ पीएसएल इज के किसी भी पिच पे किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है जो पीएसएल को इंटरेस्टिंग बना के रखती है। इफ यू लुक एट आईपीएल, बिग बैश लीग, वहां पे अब 200 जो है ना वो मजाक हो गया, बिकॉज़ दे आर मेकिंग बैटिंग फ्रेंडली पिचेस। उन्हें एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए, क्रिकेट कम चाहिए। पीएसएल इज फोकसिंग ऑन क्रिकेट, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल जो जब यहाँ आते हैं तो जैसे कि यार हमें क्वालिटी बैटिंग भी मिलती है, हमें क्वालिटी पार्टनर्स भी मिलते हैं, फिर अ बैटर, और हमें क्वालिटी बॉलर्स भी मिलता है। तो पीएसएल ऑल राउंड एक पैकेज बन जाता है। देखिए अब आप मुल्तान की पिच देखें तो वहां 200 भी बन रहे हैं, लेकिन कराची में जो है स्पिन हो रहा था कल बॉल, तो स्कोर थोड़ा लो आ गया, 155 तक आ गया, और पेशावर को भी थोड़ी मुश्किलात हुई चेस करने में आखिरी, लेकिन वो एक ओवर था जिसमें वो मैच चेंज हो गया ओडीन स्मिथ का। सो वेरी वेल बैलेंस्ड, वेरी ऑल राउंड टूर्नामेंट,
तो आप ये नहीं कह सकते किसी की भी साइड है। इट्स अच्छा माजिद, अब मुल्तान सुल्तान्स का तो आपने बताया कि ये टीम बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी बैलेंस टीम है। उसके अलावा हमने लाहौर कलंदर्स की भी बात करनी है ना, मतलब मेरी फेवरेट टीम है, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। पिछले कुछ उसमें हमने देखा पहले शुरू में तो बेचारी लाहौर कलंदर्स का बुरा ही हाल था, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हुई और इस टूर्नामेंट में भी अभी स्टार्ट है नीचे, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। सो हाउ डू यू सी लाहौर कलंदर्स? और उसके बाद फिर हमारे पास पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हैं इसी लीग में। बहुत ही नीचे लेंगी अनमला इस्लामाबाद यूनाइटेड को, अल्लाह ऊपर ले आए जी, लाहौर कलंदर्स से पहले ले आए जी। माजिद, लाहौर का लोगों को समझ नहीं आता, उन्होंने बीज बोए थे पीएसएल के शुरू में, उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम जो शुरू किया था उसमें वो बीज बो रहे थे, दे वर फाइंडिंग टैलेंट। और आप देखें वो टैलेंट पाकिस्तान टीम के भी इतना काम आया है। हारिस रऊफ हमारे पास वहां से हैं, फखर जमान जो है वो जब भी फॉर्म खराब होती है पीएसएल में जाके फॉर्म वापस लेके आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी उनकी तरफ से है। तो ये एक अच्छा बीज उन्होंने बोया था जो थोड़ा देर से उन्होंने फसल उसको दी है। दे वॉन लास्ट ईयर, इस दफा भी आप उनसे जो है एटलीस्ट प्ले ऑफ एक्सपेक्ट करें। जो आखिरी दो टीम है वो आपको कराची ही नजर आ रही है और दूसरी टीम जो है वो कोयटा होगी मोस्ट प्रॉब्ली, जो अभी तक के हालात है, क्योंकि अभी तक 5 मैचेस हर टीम ने नहीं खेले। द मोस्ट मैच प्लेड बाय मुल्तान जो 4 मैच खेल के 3 जीती हुई है। तो अभी ये जो है जब आपके 5-5 मैचेस हो जाएंगे ना, सब टीमें एक दूसरे से खेल लेंगी, तब आपको बेहतर। लेकिन राइट नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट कराची एंड कोयटा आर गोइंग एट द बॉटम। कोई मिरेकल किसी और टीम की गलती की वजह से अगर वो ऊपर आ जाए तो इट मे बी गुड फॉर देम, बट फाइनल खेलना, फाइनल का प्रेशर और फाइनल जीतना और इवेंचुअली टाइटल जीतना वो तुक्के पे नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है। अच्छा, चूंकि आप बात करें तो पॉइंट्स टेबल भी हमें अभी ये रोजनामा एक्सप्रेस पे हमारे सामने खुला हुआ है, इसमें भी मुल्तान सुल्तान हमें टॉप पे नजर आता है, जो आपकी फेवरेट टीम है। 4 मैच खेलने के बाद 3 जीते और ज़ल्मी इज ऑन सेकंड पोजीशन। अच्छा, कलंदर्स इतनी अच्छी टीम और इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप होने के बावजूद, दो के वो मैच भी सिर्फ 2 ही खेले, लेकिन पॉइंट्स भी उनके 2 ही हैं। तो कलंदर्स की स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आती है? बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड आई बिलीव, उनका जो खास तौर पे बैटिंग बॉलिंग तो बहुत ही कमाल है और बैटिंग भी बहुत अच्छी है। दो कि उनको थोड़ा सा कल एक झटका भी लगा, उनके जो प्लेयर बाहर हुए, तो उसकी वजह से अब क्या उनकी स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है? कलंदर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर को अभी बहुत से मैचेस खेलने, क्योंकि अभी अगले 3-4 दिन में उनके कंटिन्यूस 2-3 मैचेस हैं, तो असली रंग तो तब नजर आएगा। लेकिन जो आपका उनका पहला मैच है जिसमें उन्होंने डिफेंड किया, आजम खान ने आखिरी ओवर कराया, अच्छा स्कोर डिफेंड किया, काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा उसको। चेस करने में जो है ना वो थोड़े माठे नजर आ रहे हैं। आप देखें जो अभी कराची के अगेंस्ट वो चेस करने गए, कराची ने बहुत अच्छा टारगेट दिया था, बट अगेन जो लाहौर की क्वालिटी थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें चेस कर लेना चाहिए, बट कराची हैड द होम क्राउड एडवांटेज। कराची हैड ये एडवांटेज कि वो शुरू से 3-4 मैचेस खेलते हुए आ रहे थे। इट वाज देयर 4th मैच और तो उनके पास एक प्लेइंग 11 सेट हो गई थी, उनके आमिर यामीन सेट हुए हुए थे, मोहम्मद आमिर सेट हुए हुए थे, तो लाहौर स्पेस एडवांटेज रहा कराची के मैच। माजिद, बीइंग कराची, आप कराची स्टेडियम में बड़े मैचेस आपने देखे भी होंगे और ऑब्वियसली आप क्रिकेट को पसंद करते हैं। कौन सी टीम है ऐसा जिसको ये कराची और ये जो मुल्तान का स्पेल है, इसके अंदर अपनी पॉइंट्स टेबल की जो पोजीशन है, ऐसे सिक्योर ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेना चाहिए? ये सवाल है मेरा लाहौर और पिंडी के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिनको लाहौर और पिंडी टफ टाइम दे सकता है टू बी ऑन अ बेटर पोजीशन इन द एंड। देखिए, पिंडी की पिच हमेशा से जो है ना वो थोड़ी पेस खेलने के लिए फेवर करती रही है। वो बैटर्स के लिए अच्छी है क्योंकि बॉल अच्छे से आपके बैट पे आता है। जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पिंडी में बहुत आपको नजर आएंगे अच्छा खेलते हुए। कराची की स्पिन आ गया है, कराची की स्पिन शुरू में थोड़ी स्लो थी, तो वो स्पिनर्स को हेल्प करती थी, गेंद रुक रहा था, आ रहा था, तो जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो द लाहौर एंड द पिंडी लेग आपको उसमें अच्छे रन्स बहुत देखने को मिलेंगे, बट वहां बॉलर्स का फिर अच्छा रोल आएगा कि वो किस तरह से टैकल करते हैं। तो पिंडी और लाहौर जब ये लीग जाएगी, अभी कराची मुल्तान में चल रही है, पिंडी लाहौर में जब जाएगी तो रन्स बढ़ जाएंगे। बॉलर्स ये बुरी खबर है बस, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, अब माजिद, अब ये लाहौर और उसकी आपने पिंडी की बात तो की, बट स्टिल कुछ ऐसे हर पीएसएल में कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो बड़ा आई बॉल्स को कैप्चर करता है बहुत सारे लोगों की। आपको इस लीग के अंदर अभी तक कौन सा ऐसा प्लेयर है जो शायद नया भी हो और आपको लग रहा है कि वो आई बॉल्स अपनी तरफ खींच रहा है? दोनों की बात कर लेते हैं। एक जो नया प्लेयर मुझे जो साइम अयूब जो लास्ट T20 में परफॉर्म करके आए हैं, मतलब ही इज एन ऑलराउंड प्लेयर। कहीं भी वो हमारे एबी डिविलियर्स बन सकते हैं अगर हम उन पे फोकस उन पे मेहनत करें, बट अगेन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स आके जाया हो जाते हैं, तो आई होप उस पर मेहनत की जाए और उसको अच्छा एक प्लेयर बनाया जाए। उसको हैदर अली ना बना दिया जाए कि बस ये मारता पीटता है तो जीत खुश है, वरना हम इसको ओडीआई नहीं खिलाएंगे, टेस्ट नहीं खिलाएंगे।
तो दे शुड कन्वर्ट हिम इनटू एन ऑलराउंड प्लेयर, तीनों फॉर्मेट्स के लाएं, उसकी कंसिस्टेंसी और उसका जो टेम्परामेंट है ना वो बिल्ड करें। दूसरा मुझे सबसे बहुत वियर्ड बात लगेगी, एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस प्लेयर कमिंग इनटू द नेशनल टीम, बट शोएब मलिक की फॉर्म, शोएब मलिक हैज बीन आउटस्टैंडिंग इस उम्र में भी आके, ही स्कोरिंग रन्स, that he should come into the national team when somebody is performing perfectly fit है, फील्डर अच्छे हैं, टीम को जिताने का जज्बा है, why are you not in favor? आप चाहते हैं सिर्फ नए लोग आए? ये मेरे नजदीक एक क्रिकेटर को 10 साल क्रिकेट में लगाने चाहिए, उसके बाद साइड पे हो जाना चाहिए, बिकॉज यू ब्लॉक द वे फॉर फ्यूचर बैटर्स टू कम। ये एक बैटर्स ऑलराउंडर्स, इफ्तिखार अहमद की तो नेशनैलिटी के भी पीछे होंगे कि पाकिस्तानी नहीं होनी है जितनी उनकी एज है, देने चाहिए। साल के बाद उसको खुद रिटायर होना चाहिए। और इंग्लैंड में आप देखें यही होता है, जेम्स एंडरसन इज द ओनली एग्जांपल जो इतना लंबा है, वरना आप उनके क्रिकेट देखें, इट्स 10 to 12 इयर्स ऑफ बैटिंग एक्सपीरियंस, बॉलिंग, उसके बाद वो फैमिली लाइफ की तरफ चले जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा स्पाइस चूंकि चाहिए इस इंटरेक्शन के अंदर, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बातें भी हमने कर ली। मोहम्मद आमिर के बारे में बात करते हैं। चलें जी, हम मैं भी बात गुमन इंजरी का शिकार हो गए हैं, एक मैच नहीं खेल सकेंगे, आज का अखबार ये कह रहा है। दूसरी जानिब द काइंड ऑफ गेम ही हैड, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन बाबर आजम एज वेल, फर्स्ट बैटर टू स्कोर 2500 रन्स। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक यंगस्टर की तरफ से जो कि कैप्टन है हमारे। योर टेक ऑन दिस? आमिर मेरा सिंपल सा है, आमिर इज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि उस बेचारे का जहां करियर उठना शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, देखें डिप इन फॉर्म तो आई, बाबर की भी आई, हमने बाबर को निकाला तो नहीं, तो आमिर भी जो और वकार का डियो चल रहा था और उन्होंने रिटायरमेंट ली कि यार मैनेजमेंट मुझे तंग कर रही है, तो उस वक्त आमिर को सपोर्ट करना चाहिए था, आमिर को रहने देना चाहिए था। आज शाहीन शाह अफरीदी, आपके पास लेफ्ट आर्मर है, हारिस है, ये सब आमिर से सीख सकते थे। आमिर हैज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग इन क्रूशियल मैचेस, बड़े मैचेस में जाके उसने परफॉर्म किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस हमारे जो नए बॉलर है ना, नसीम शाह आ रहा है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। अब आमिर ने रिटायरमेंट ले लिया तो उन्हें शायद एहसास हो रहा है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें लगा था कि मेरे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी और पाकिस्तान इस तरह से तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दीगर प्लेयर्स पे नहीं निकाल सकते ना अब्दुल माजिद, जो हम उनके जेस्चर, जो एटीट्यूड देख रहे हैं। इट्स 50-50, 50% उनकी मिस्टेक है, चले 60 कर देते हैं, 60% उनकी अपनी मिस्टेक है कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज अ मैच्योर पर्सन, एज अ मैच्योर बॉलर ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन 40% यू हैव टू टॉक अबाउट द फेलियर ऑफ मैनेजमेंट। इन द एंड 20 सेकंड्स बाबर आजम समझाना चाहिए था कि भाई रह ले, कोई मतलब है, टिप इन फॉर्म आती रहती है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स योर एक्सपीरियंस एंड it will help our younger bowlers. Right. हमारा टाइम खत्म हो गया माजिद, थैंक यू वेरी मच। किसी और नशिस्त में हम मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। अब्दुल was with us all the way live, जो कि बात कर रहे थे क्रिकेट PSL के हवाले से। एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू वॉच जबरदस्त मैच cricketpakistan.com.pk पे आपको इसकी अपडेट्स भी मिल सकती है, ये भी आपको बता दें। इट्स लाहौर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स टुडे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बार फिर हमने पहले फैशन भाई फोटोग्राफी कितनी वैसे वसी फील्ड है ना, फैशन फोटोग्राफी की तो हमने बात की, अब हम कामरान सलीम की बात करते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्हें मैंने सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखे वकार साहब के साथ उनको इंस्टा पे फॉलो किया, क्या कमाल काम कर रहे हैं। एक पिक्चर इनकी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है फोटोग्राफर कम्युनिटी में भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, जो तकरीबन -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उन्होंने एक स्नो लेपर्ड के साथ अपना फेवरेट सीन कैप्चर किया और एक तपस्या की जिसे कहा जाता है। बट दैट्स अमेजिंग। सुनते हैं इसकी कहानी क्या है, आज का माइंड मैटर्स इसी बारे में कामरान सलीम साहब और उनकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के हवाले से। लेट्स वॉच इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आपने सुना होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक तस्वीर जो है वो एक पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाती है और एक तस्वीर जो है वो एक किताब से ज़्यादा भारी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कंटेंट, एक स्टिल फोटो के अंदर इतना कंटेंट होता है कि आप उसको 1 घंटा भी घूरते रहें तो उसकी जहतें जो है वो ख़त्म नहीं होती। एक तस्वीर आजकल गर्दिश में है, आपने देखी होगी स्नो लेपर्ड के हवाले से सोशल मीडिया पे, जिसमें हंट की तरफ स्नो लेपर्ड जो है वो बढ़ रहा है और वो जो तस्वीर है उसके अंदर अगर आप देखें कि उसका जो फ्रेम है, उसका जो पस मंज़र है बर्फ़ानी, और फिर जो स्नो लेपर्ड जो बर्फ़ानी चीता है उसके जो चेहरे के तस्सुरात हैं, आप उस तस्वीर के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गुम हो जाते हैं। और जो तस्वीर जिसने खींची है उनका नाम कामरान सलीम है, पाकिस्तान के माने हुए वाइल्ड फोटोग्राफर हैं और वो हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मुझे ये बताएं कि ये जो तस्वीर है, ये जब आप जा रहे थे स्नो लेपर्ड की, एक तो पहले आपने मुझे कहा सर्दी से मेरा कोई अमूमी इतना कोई अच्छा ताल्लुक हमेशा रहा नहीं है और फिर जो -30-40 बिल्कुल भी नहीं हुआ।
तो ये तस्वीर जो है आपको खींचने में कितना टाइम लगा, यानी कि आपको वो पूरा जो टूर था वो कितना था? पूरा टूर नहीं, इसके पीछे पूरी एक एग्जैक्टली वो तो कर बैकग्राउंड। जब से हम कोशिश कर रहे हैं कोई 1.5 साल से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा था इसके, मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे मैं बेस्ट तस्वीर ले सकता हूँ। होशे में हो सकती है, या रोंदूक की जो सामने वो दरिया के पार जगह है जहाँ पे अब आपको अस्तोर मारहोड नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी इसकी साइटिंग हो रही है। या मैं चित्राल जाऊँगा तो या हुजराब जाऊँगा, तो ये मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा था। 1.5 साल से फिर मैंने इसके लिए कोई 4-5 विजिट किए। ठीक है। तो इस दौरान मुझे मिले स्नो लेपर्ड, तकरीबन 6 के करीब मैंने स्नो लेपर्ड देखे। तो इस तरह अब ये जो लास्ट ये हमें स्नो लेपर्ड मिला अपने हंट के साथ, तो ये हमें कुछ अच्छी तस्वीर मिल गई। ये कहाँ से मिली? ये हमें मिली हुजराब नेशनल पार्क में। अच्छा, खुजराब। तो ये जो खुजराब नेशनल पार्क में आपका स्टे कितना था, कितना क्याम किया आपने वहाँ पे? तकरीबन हम वहाँ पे कोई 12 से 15 दिन हम वहाँ पे ऊपर पोस्ट पे थे। और टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर चल रहा था तकरीबन -30-35 के करीब ये चल रहा था। तो ये जो तस्वीर है ये एक्चुअली वो शिकार कर चुका था और अपने ही शिकार की तरफ आ रहा है, या क्या है ये, इसका पीछे पूरी स्टोरी क्या है? इसमें आप कितनी दूर बैठे हुए हैं इसमें कहानी ये है कि और मुझे सिर्फ स्नो लेपर्ड है ना, वो एक बात सिर्फ कह रहे थे कि मुझे ऐसे उसमें लगता है जैसे अगर आप उसमें फोटोग्राफर हैं, आप तस्वीर खींच रहे हैं, तो मुझे तो इस तरह लगता है कि स्नो लेपर्ड जो है वो ये कह रहा है कि ये तो मैंने मार दिया ना, तो नेक्स्ट जो है वो आगे वो फोटोग्राफर है। तो इसकी पीछे कहानी क्या है सारी? ऐसा लगता है देख आप। सबसे पहले तो मैं इसी बात का आपको जो छोटी सी बात आपने भी की तो उसका जवाब दूंगा कि हमें बड़ा एक मीडिया हमारा या लोग हमारे कि इनके बारे में एक है कि ये शायद बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक जानवर हैं। मुझे काफ़ी अरसा हो गया वाइल्ड लाइफ पे काम करते हुए, मैं कोई ऐसा जानवर नहीं जो इंसान पे अटैक करे। ये अटैक तब करता है जब आप उसकी एक खास लिमिट से आगे उसको क्रॉस करते हैं, या कोई माँ है बच्चों के साथ तो वो आप पे अटैक करेगी। तो अदरवाइज वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो कोई बिल्कुल अटैक नहीं करते। और बल्कि पाकिस्तान में तो जितने जानवर हैं ये सब इंसान से डरते हैं। साल हर साल से हमने इनको मार मार के इनको इनकी मेमोरी में ये डाल दिया हुआ है कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। तो वो आपका वो ब्राउन बेयर है, वो आपको मीलों दूर से उसकी आपकी खुशबू भी है तो वो भाग जाता है। स्नो लेपर्ड भी दूर से जब आपको देखता है तो वो बेचारा सिमट जाता है कि यार ये मुझसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तो ये इसने हंट किया और हम इसी तलाश में थे काफी अरसे से, क्योंकि आते जाते हुए आपको स्नो लेपर्ड नजर तो आ जाता है, दूर से किसी पहाड़ी से किसी दूर जगह से गुजर रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट मूव कर रहा होता है और फिर इसका एरिया इतना बड़ा है, जैसे वो तकरीबन 6000 मुरब्बा किलोमीटर में ये मूव करता है स्नो लेपर्ड। तो उसमें आपको इसको फोटोग्राफ करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको इसका कोई हंट मिल जाए। तो ये मैं काफ़ी इस पर अटैम्प्ट कर चुका था हुजराब में। 10 दिन पहले एक दफ़ा रह के आया, महीने के लिए एक दफ़ा फिर पहले गया। अब ये भी हमारा कोई प्रोग्राम था 1 महीने के लिए, लेकिन इसमें हमें कुछ 10-12 दिन में वो मिल गया, हंट उसका मिल गया। तो उससे ये होता है कि फिर आप अगले 4-5 दिन वो जब तक वो अपना हंट जो वो पूरी तरह खा नहीं लेता तो फिर वहाँ पे वो एक्टिविटी उसकी चलती रहती है और आपको एक थोड़ी सी श्योरिटी होती है कि ये यहाँ पे आएगा दोबारा। तो ये इसने इसको गिराया ऊपर एक पहाड़ से नीचे गिराया, तो ये नीचे गिरा क्योंकि ये इतना बड़ा मारहोड़ था कि इसको वो शिकार कर नहीं था सकता डायरेक्ट। ये काफ़ी बड़ी तकरीबन 30 इंच की वो ट्रॉफी थी। तो ये ऊपर इसने डरा के उसको पहाड़ से नीचे फेंका। जब ये नीचे गिरा है तो ऑब्वियसली मेरे पास तस्वीरें तो सारी एक पूरी फिल्म है तस्वीरों के थ्रू कि वो जब गिरा है उसकी क्या कंडीशन थी, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है ना घिसड़ता हुआ वो पानी तक पहुंचा है, फिर स्नो लेपर्ड आया, फिर उसने उसको जो भी उसके वो होता है वो करने वाले। और ये जो तस्वीर खींचते वक्त आप कितनी दूरी पे? मैं जैसे दरिया, और आपको पता हूँ जाम में कोई दरिया इतना बड़ा भी नहीं है, दरिया के एक किनारे पे ये था, दूसरे किनारे पे मैं बैठा हुआ था। जी। और ये तकरीबन वो हंट जो उसने किया हुआ था वो 3-4 दिन उसको लगे? तकरीबन 4 दिन 5 दिन हमें लगे। 5वें दिन वो उसने वो तकरीबन पूरा खत्म कर लिया हुआ था। फिर उसके बाद आपकी तरफ भी वो देखते होंगे यकीनन। स्नो लेपर्ड तो हर वक्त उसको पता है, हम वहाँ पे हाइड, हम अगर एक हाइड में भी बैठे हुए तो उसको पता होता है। ये बिल्कुल
लेकिन वो उसने इतना बड़ा शिकार किया हुआ उसको कमरान सलीम बैठा वो हो। छोड़ के तो नहीं जाएगा। इस तस्वीर को आपने किसी आलमी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या मुख्तलिफ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कहीं भेजा है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। वो आपको वैसे बता भी दें, वो कोई इंटरनेशनली हम कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे पाकिस्तानी, वो हमसे बहुत बेहतर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। जो फ्रांस का एक फोटोग्राफर है विंसेंट, उनकी कमाल किताब है, उन्होंने कोई 9 साल लगाए हैं, और तिब्बत के नाम से उनकी ना एक किताब है। आप इमेजिन नहीं कर सकते जैसी उसमें तस्वीर है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और नाज़रीन, आपने तस्वीर देखी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। बकौल का इमरान सलीम, अगर उनकी इस बात को मद्देनज़र रखूँ तो चले आपका जो तवज्जो है वो हंट पे ना भी हो, तो वो जो सामने आ रहा है उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं, तासुरात हैं स्नो लेपर्ड के चेहरे पे, वो क्या खूबसूरत है। और क्या एक पूरा जो फ्रेम है उसमें आप देखेंगे कितनी जुज़ियात हैं। और बस हमारी दुआ है कि इस तरह के काम करते रहें और हमें बहुत खूबसूरत तस्वीर जो हैं वो मिलती रहें। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तकरीबन आखिरी हिस्से में, म्यूजिक के हवाले से। बहुत दिन हुए थे, हमने कहा कोई सेशन ऐसा नहीं हुआ, तो आज हमने एक सेशन आपके लिए प्लान कर लिया। भाई, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पाकिस्तानी सिंगर मुंतज़िर अली आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर है। जो लोग लाहौर की म्यूजिकल इवनिंग्स को एंजॉय करते हैं, दे नो मुंतज़िर बिकॉज ही इज़ क्वाइट फेमस। लाहौर के निजी हलकों में गाते हैं, लाइव गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, यंगस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहे तो वहाँ पे भी गाते रहे हैं। और कुछ नामवर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके सामने भी परफॉर्म कर चुके हैं, इंक्लूडिंग नेहा कक्कड़, जॉन इब्राहिम, और कुछ इनकी वीडियोस भी हैं। इसके अलावा बिलाल सईद वगैरह जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके सामने भी। तो मुंतज़िर इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। वी थॉट कि चले हम सुबह थोड़ा सा इनसे गवाते हैं, कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल मुंतज़िर, वेलकम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुंतज़िर, म्यूजिक कैसा चल रहा है? अभी तो हम आपकी ऑस्ट्रेलिया में वीडियोस देख रहे हैं, पाकिस्तान में रिस्पॉन्स कैसा है और किस तरह का म्यूजिक आप बेसिकली कर रहे हैं आज? बेसिकली मैं पॉप सिंगर हूँ, ठीक है, और कोरोना के फौरन बाद से पाकिस्तान में म्यूजिक बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो हमारा भी काम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप खुश हैं कोरोना के बाद की सूरत हाल? जी जी, कुछ लोग कभी भी कहते हैं ना अभी इस तरह से इवेंट्स नहीं, बहुत फिट सीन चल रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्सर्ट्स हैं और जो आप प्राइवेट गैदरिंग्स, यहाँ पर बहुत ट्रेंड आ गया है, म्यूजिशियंस आते हैं, आप जैसे सिंगर म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म करते हैं, सो ये वाला ज्यादा मजेदार काम है या कॉन्सर्ट्स? और ये वाला ज्यादा मजेदार काम है क्योंकि यहाँ पे यू गेट पेड अ लॉट, ठीक है। कॉन्सर्ट्स में ये सीन होता है कि वो आपको बुला लेते हैं, लेकिन इट्स लाइक वो कहते हैं आपकी प्रमोशन के लिए आपको कर रहे हैं, तो दे डोंट पे यू एट ऑल। तो वैसे हमको अब ये बताएं कि ये बात पुरानी हो गई है, ये तो टेक्टिक हम 2010 में इस्तेमाल किया करते थे। नहीं, कुछ लोग अभी भी ट्राई करते हैं, कुछ लोग अभी भी इस तरह की। अच्छा, एक तो ये कि लाइव म्यूजिक बहुत सारे आर्टिस्ट पहले नहीं करते थे, वी रिमेंबर, और बड़े महंगे आर्टिस्ट होते थे, सीडी पे गा के चले जाते थे। अब तो गेम ही सारी लाइव की है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप लोग जाते हैं, और अब आसिम जैसे ऐसे सिंगर आ गए कि उन्होंने वैसे ही बेचारे सीडी सिंगर्स की मार्केट को कम कर दिया। वेरी गुड परफॉर्मर्स ऑन स्टेज। तो हाउ इज दिस ट्रेंड? आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। मैंने हाँ, दिस स्टिल गोइंग ऑन। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता आर्टिस्ट का, वैसे हाँ, ठीक है, लेकिन मोस्टली इस तरह ही होते हैं। हमारी तरह के जो आर्टिस्ट हैं जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं यूजुअली इतने इवेंट्स अटेंड नहीं करता, तो शायद मुझे फिर हाँ, मोस्टली जो है वो सीडी सिंगर्स ही हैं अभी। ओके। हाँ, वैसे अक्सर मैंने कॉन्सर्ट्स पे देखा है कि लिप सिंग नहीं हो रही होती अक्सर सिंगर से, बजाय सीडी सिंग मैंने तो पैसे लगा के सुनने की जरूरत क्या है, घर पे सुन लें। देखना भी तो होता है लोगों ने कि आया है बड़ा। मैंने तो ऐसे भी देखा हुआ, ऐसे भी सिंगर्स देखे हुए हैं जिनका बहुत नाम है इंडस्ट्री में, लेकिन वो परफॉर्म करने आते हैं और अपने गाने नहीं गा रहे होते, पीछे किसी और के गाने चल रहे हैं और वो साथ लिप सिंग कर रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो सोशल मीडिया, क्योंकि आप उस पर बहुत एक्टिव हैं, अब सोशल मीडिया बड़ा अच्छा एक आप सिंगर जो जैसे आपने खुद देखा, स्ट्रगलिंग सिंगर्स को एक बड़ा टाइम मार्जिन मिल जाता है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करें और लोग उसको पसंद करें। सो इसका प्लस पॉइंट आपको लगता है या कुछ नेगेटिविटी भी है एट द सेम टाइम? नहीं, आई थिंक इसका प्लस पॉइंट ही है। हमारे लोग, हम जैसे लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या जिनके पास कोई लिंक नहीं है या कोई हाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आई थिंक सोशल मीडिया से अच्छा कोई। हर जो आर्टिस्ट होता है ना उसकी एक जर्नी होती है और उसमें कोई ना कोई वाकया एक ऐसा होता है जो आपको याद रह जाता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई ऐसा वाकया छोटा सा जो आपकी जिंदगी में एज अ सिंगर हुआ और आज तक आपके ज़हन में रहा हो, मे बी somehow आपकी आवाज कहीं बंद होगी हो, गला गाना ही ना निकला हो, मे बी कोई फैन या किसी अच्छे सुनने वाले ने बहुत अच्छी तारीफ कर दी हो, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज? तारीफ तो काफी लोगों ने की है, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस जो है वो मैंने एक टाइम पे म्यूजिक काफी देर पहले छोड़ दिया था, लेकिन अगर वो मैंने ना छोड़ा होता तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स राइट नाउ। तो लेकिन
गुड थिंग इज नहीं चाहिए, लेकिन क्या ब्रेकअप वगैरह कोई हुआ? हाँ, कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो उसके बाद से ब्रेकअप में तो आवाज में ज्यादा दर्द आता है। उन्होंने छोड़ दिया। ओहो, Vice versa। हाँ, तो वो उसके बाद से जो है ना, कोई बात नहीं, अब आप बहुत एक्सेल करेंगे या फिर जहाँ जिधर छोड़ा था कुछ और सुनाइए। चलें, डन। कुछ अपना सुनाऊं या कुछ? जरूर, जो आपका दिल करे, एनीथिंग अपना सुनाए तो और अच्छा। ये लास्ट ईयर ही मैंने सॉन्ग अपना रिलीज किया था। क्या मैं ते वफादार सी तेरा, लबया ना प्यार सी तेरा, जीना मुहाल सी मेरा, लोकी कहंदे सी तैनू मेरा, रोंदी नू मनांदा सा मैं तेरे लिए ते गांदा सा मैं, तैनू ही सुनांदा सा मैं, सुपने सजांदा सा मैं, तू सुनिया ना हाल मेरा, मैनू की पता सी तेरा, अख च सी तेरे हनेरा, तू दे जाना सी मैनू गेड़ा, ऐ गरूर टुट जाना सी तेरा। खबर भी ना लई मेरी, नजर क्यों ना आई तेरी, वफादारियां जिम्मेदारियां वो दिलदारियां, समझ भी ना आई तेनू, फिकर नहीं हुण मैनू, ओ वेखियां मैं तेरी जानियां मेरे हानियां। यार ब्यूटीफुल, थैंक यू। लिरिक्स आपके अपने? जी। अच्छा, क्योंकि लिरिक्स को अक्सर हमने देखा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट लिरिक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन हाँ, लिरिक्स की जो पावर है वो बिल्कुल अपनी जगह। लिरिक्स और कंपोजिशन तो आर्टिस्ट की अपनी होनी चाहिए, वरना क्या फायदा, यू नो। क्या प्लान्स हैं आगे, क्या करना? इस साल मेरे 6 गाने आ रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक गाने की मेरी वीडियो नेक्स्ट वीक में शूट हो रही है। So do you believe in the same thing that video should also be powerful? Visuals नहीं, आजकल वीडियो का ट्रेंड इतना नहीं है, वीडियो कुछ भी हो, ठीक है, वो ऑडियो। कहानी सुनो इज द क्लासिक एग्जांपल। एग्जैक्टली। इसके अलावा भी काफी एग्जांपल्स हैं, अब्दुल हनान के काफी गाने, उसमें वीडियो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गाने इनफैक्ट वीडियो है ही नहीं कुछ में तो। वीडियो राइट नाउ इज जस्ट अ विजुअलाइजर फॉर अ सॉन्ग। आपका गाना अच्छा होना चाहिए बस। तो आगे अब जो म्यूजिक वीडियो आप शूट करें वो किस तरह का गाना है जिसको आप रिलीज करने वाले हैं? अब वो मैं भी थोड़ा सा नहीं, पॉप है, क्लासिकल है, दैट्स एनीथिंग। जिस तरह का आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, थोड़ा लो फाई टाइप, ठीक है, उस तरह का ही गाना है वो, जिस तरह आजकल पाकिस्तानी चल रहा है। ठीक है। एनी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द ऑडियंस हु यू परफॉर्म बिफोर? आप जब ऑडियंस बहुत अच्छी है, मतलब जितने भी लोगों में परफॉर्म करता हूँ मैं, वो बहुत अच्छा, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। कवाली पे भी नाच रहे होते हैं, कैसी अच्छी ऑडियंस है। नहीं, वो मेरी परफॉर्मेंसेस में भी नाच लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब कहने का मतलब ये कि वो हिस्सा लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं। Exactly. बेसिकली एंजॉय करने का। और प्राइवेट गैदरिंग्स में मुझे लगता है लोग ज्यादा एंगेज करते हैं एज कंपेयर टू कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट्स में वीडियोस बनाने पे ज्यादा, प्राइवेट गैदरिंग्स में। हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस वगैरह देखें इंस्टाग्राम पे तो आप देखेंगे कि लोग जो है ना काफी इंटरेक्ट करते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। उससे वैसे ही आपको बूस्ट मिलेगा। कितना जरूरी है यू नो मोहब्बत में दिल टूटना, उसके ये लाजमी है, उसके बाद ये जो दर्द आता है। नहीं, जरूरी नहीं कि यही फील्ड, इसी फील्ड में हो, ठीक है, लेकिन आपका समहाउ दिल टूटना जरूरी है, चाहे कोई लड़की तोड़े या आप कोई आपकी जिंदगी में कोई वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में अच्छा, आप लाजमी नहीं है कि कोई लड़की तोड़े। हाँ, एग्जैक्टली। आपको मतलब आपका हार्ट ब्रेक इज वेरी कम तनख्वाह की वजह से भी परेशान हो सकते हैं आप, कोई भी रीजन कुछ भी हो सकता है। आप बहुत अच्छा गाते हैं भाई, आपकी आवाज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। और हम ज़रूर चाहेंगे कि हम आपसे कुछ और भी सुने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल जो आप कर चुके हुए हो और जो लोग कम से कम आपकी स्टेज पे आना चाहते हैं, दो यू हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, आप कुछ भी ऐड करना चाहें फॉर द म्यूजिशियंस, क्या करें और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने फैन से, या जो जिन लोगों ने पहली दफ़ा आपको देखा उनको भी कुछ कहना चाहें तो? मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं इस लेवल पे भी पहुंचा हूं कि मैं किसी को कोई लेसन वगैरह दे सकूं, लेकिन you can just share your experience, एक्सपीरियंस मेरा यही है कि अगर इंसान एक चीज के पीछे लगा रहे, ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने मतलब काफ़ी वो पीसेस में ये मेरी स्ट्रगल है, लेकिन जब मैंने बिल्कुल एक कंसिस्टेंट से काम किया तो विद इन 2-3 इयर्स जो है ना, मैं आई कैन से कि यार आई एम स्टेबल नाउ, यानी कि आप जो मुसलसल आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स नाउ। आपसे अच्छा बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम आपको ऐसे छुट्टी नहीं देंगे, हम छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन आपसे हम गाना जरूर सुनेंगे। एंड पर अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, कल आपसे हम फिर मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने देना है। हाँ, कल फिर आएंगे, यही काम करते हैं और हम इससे रोजी रोटी कमाते हैं। मुंतजिर के साथ मुंतजिर से हम कुछ क्लोजिंग करते हैं। ठीक है।
कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे मेरे इरादे। Thank you.